किसी ना किसी वेरिएबल के अंदर से स्टोर कर पाओगे। सो द पॉइंट इज कि इस फंक्शन के जो वेरिएबल्स है वो यहीं पर है और सब कुछ मेरे पास स्कोप्ड है क्लास के अंदर। तो इसका मतलब जब भी मेरे को ऐड कॉल लगाना पड़ेगा, आई नीड टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ दिस, तो मेरे को जाकर ऐसा करना पड़ेगा कुछ, देन आई एम एबल टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, देन दिस इज एन ऑब्जेक्ट, तो इसके थ्रू आई एम एबल टू एक्सेस दिस ऐड फंक्शन। ठीक है, सो द पॉइंटर है कि oops आता क्यों है पिक्चर में, बिकॉज इफ वी डिफाइन अ वेरिएबल आउटसाइड समवेयर तो it has become global. If we define a direct function, it has become a global. So why not we put everything inside something called class? ठीक है, तो हम इसे क्लास के अंदर डाल रहे हैं। अब मैंने वर्ड यूज किया था ताकि हम बड़े और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके, बिकॉज नाउ माई कोड इज स्ट्रक्चर्ड। मेरा जो कोड है वो इस क्लास के इनसाइड है, जेड के अंदर या कैलसी के अंदर। So it means now my code is actually inside the class. So scope is now get limited. So my add function of this class and my add function of this class is never conflicted, है ना। और x भी कभी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा क्योंकि वो इस क्लास के अंदर है, वो z क्लास के अंदर है। इस वजह से हम ऊप्स पे पढ़ रहे हैं ताकि हम असल में क्या कर सकें, हम डेटा बाइंडिंग कर सकें, क्योंकि हमने इनडायरेक्टली डेटा बाइंडिंग करी है। डेटा बाइंडिंग का मतलब हम लोगों के लिए ये है कि हमने वेरिएबल्स प्लस फंक्शन दोनों को एक साथ बाइंड कर दिया है। ठीक है, दैट्स व्हाई वी आर सेइंग डेटा बाइंडिंग। बट अगर हम डायरेक्ट फंक्शंस बनाते थे तो वेरिएबल्स ग्लोबल हो जाते थे, फंक्शंस भी ग्लोबल हो जाते थे, तो दे नेवर बाइंड। ठीक है, तो अब अगर यहाँ पर ऐड और सब्ट्रैक्ट है तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ऐड और सब्ट्रैक्ट दो फंक्शन अगर मेरे पास है तो दोनों x नाम के वेरिएबल के साथ बाइंड है। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डेटा बाइंडिंग। आई होप ये सबको डाइजेस्ट हुई बात कि हम ऊप्स की तरफ क्यों जा रहे हैं। तो अब अगर हमें यहां तक बात समझ आती है कि हम बाइंड कर पाएंगे ऐसी चीजों को, तो अब हमें क्या करना है इसके लिए कि जितने भी हम कोडिंग यहां पर करते चल रहे हैं इसमें हम अब क्लास और ऑब्जेक्ट के फंडामेंटल्स को यूज करेंगे। इससे पहले हमने जितना कुछ भी किया दैट इज ऑन फंक्शनल लेवल, हर चीज फंक्शनल प्रोग्रामिंग लेवल पे हुई है। नाउ वी आर मूविंग टू ऊप्स प्रोग्रामिंग। ठीक है, ऐसा है। अच्छा, रोशन का क्वेश्चन है कि आई वॉज एब्सेंट इन यस्टरडे क्लास, इज देयर एन रिकॉर्डेड सेशन? अभी कुछ ऐसा नहीं है यार कि इन सब की रिकॉर्डिंग्स के लिए कोई प्लेटफॉर्म हो, तो अभी कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, इसलिए क्लास मिस करना गड़बड़ हो जाएगा कि अगर आप क्लास मिस करते हो तो, because there is no such platform for this right now, so there is no way out to share the recordings or something else, क्योंकि अभी ये सब टेम्पररी क्लाउड पे जा रहा है। तो इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट इज टू अटेंड द क्लास। आप कोड देख सकते हो गिट पे जाकर, फिर वहां से कोई डाउट्स है तो यू कैन कम अप विद योर डाउट्स, इवन यू कैन डिस्कस विद योर सम ऑफ द फ्रेंड जो आया हुआ है। ठीक है, ओके, सो आई होप सबको ये समझ आएगा कि हम ऊप्स पे क्यों आ गए हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्यों यूज कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कैसे हम इसे यूटिलाइज करेंगे। सो फ्रॉम हेयर मैं यहाँ पहुंचता हूँ और एक नया फोल्डर हम क्रिएट कर देते हैं 6 नाम से, और यहाँ हम सबसे पहले ऊप्स वाले फंडे को यूज करते हैं। तो मैं यहाँ बनाया था 1.dart, तो यहाँ हम यूज करने वाले ऊप्स वाले फंडे को। तो ध्यान देना आप लोग। तो सबसे पहली बात हम कर रहे हैं क्लास बनाने की। तो सबसे पहला पॉइंट आप सबके दिमाग में आना चाहिए कि जब भी हम कोई क्लास बनाते हैं तो क्लास एक ब्लूप्रिंट को रिप्रेजेंट करता है। तो जब भी आपसे कोई पूछ रहा है कि व्हाट इज क्लास, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि क्लास एक ब्लूप्रिंट है। ठीक है, ब्लूप्रिंट बोल सकते हैं, ऐसा वर्ड भी यूज कर सकते हैं, या हम इसके साथ साथ यहां पर एक और वर्ड यूज कर सकते हैं कि इट्स अ ब्लूप्रिंट या इट्स अ टेम्पलेट। ठीक है, अब इसका मतलब क्या, देखो जैसे कि हमारे पास क्लास हो सकती है यहाँ पर ह्यूमन नाम से। तो अगर अपने पास क्लास है ह्यूमन नाम से तो इसका मतलब क्या है कि ह्यूमन के करेक्टर्स, जो भी इसकी करेक्टरिस्टिक्स है वो हम यहाँ लिखेंगे इस ह्यूमन क्लास में। तो ह्यूमन क्लास की जो करेक्टरिस्टिक्स है वो ऐसी हो गई हमारे पास कि भाई ह्यूमन के पास ब्रेन है, ह्यूमन के पास बॉडी स्ट्रक्चर है, तो बॉडी स्ट्रक्चर में डाल दिया लेग्स है, हैंड्स है, तो हमने बॉडी स्ट्रक्चर में डालना शुरू कर दिया। ठीक है, फिर ये अगर हम देखें ये जो ब्रेन है या लेग्स है या हैंड्स है, ठीक है, इन सब की कुछ ना कुछ वैल्यूज होंगी, वो वैल्यू डिपेंड करती होगी ऑब्जेक्ट पे। तो यहाँ पर सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स हम यहाँ डिफाइन कर रहे हैं प्लस उसके बिहेवियर डिफाइन कर रहे हैं। तो ये समझना, ये तो एक तरीके के
कुछ कैरेक्टर्स हो गए प्लस उसके कुछ बिहेवियर भी डाल रहे हैं। बिहेवियर का मतलब क्या है कि हम ये डाल रहे हैं कि वो वॉक करता है, तो वॉक करने के लिए वो लेग्स को यूज करता है, ठीक है। ऐसे ही वो टॉक करता है, ठीक है। तो टॉक करने के लिए हम यहां बोल सकते हैं कि टंग हमारे पास फीचर है। या वो थिंक करता है, तो थिंक करने के लिए वो ब्रेन को यूज करता है। या वो जंप करता है, ठीक है। ऐसे करके हमने यहां पर उसके बिहेवियर डाल दिए। बिहेवियर असल में टेक्निकली हमारे फंक्शंस है, क्योंकि उसमें कुछ नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स होंगी जिसके बेसिस पे वो थिंक करता होगा, ठीक है। तो उसको मतलब देयर वुड बी सम लॉजिक। आई होप सबको मेरी बात समझ आ रही है। तो जब भी हम किसी क्लास को बनाने की सोचते हैं तो सबसे पहला थॉट आपको क्या लेकर आना है, ब्लूप्रिंट के बारे में सोचना है कि क्लास इज अ ब्लूप्रिंट, या एक बेसिक ढांचा है। ढांचा का मतलब ही होता है टेम्पलेट, और ब्लूप्रिंट का मतलब ये आप समझते हो कि कुछ ऊपर ऊपर से, जैसे कि ह्यूमन हमने, अगर हम किसी को बोले कि मैंने ह्यूमन देखा है, नहीं, हमने ह्यूमन के ऑब्जेक्ट्स देखे हैं, ठीक है। आप मैं ह्यूमन के ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है। लेकिन वो बने कैसे से, एक ब्लूप्रिंट में से बने, टेम्पलेट में से बने, जिसके बेसिस पे हम डिफाइन करते हैं कि कौन ह्यूमन है। और ह्यूमन है तो उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिए, प्लस उसके कुछ बिहेवियर्स है, ये भी हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिए, और इन सबको टेक्निकली हमने किसी क्लास में डालना शुरू कर दिया, ठीक है। तो हम कुछ थ्योरेटिकली ऐसा समझ सकते हैं कि क्लास ह्यूमन बनकर आती है, और उस ह्यूमन के अंदर उससे रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं। तो जैसे लेग्स है तो वो इंटीजर ही होंगे, क्योंकि हम लेग्स की कोई वैल्यू रखेंगे, ठीक है। हैंड्स है तो उसकी भी कुछ वैल्यू रखेंगे, ठीक है। तो सपोज अगर मैं लेग्स का, मैं बोलता हूँ कि लेग्स की मैं हाइट रखना चाहता हूँ, ठीक है। ऐसे हैंड्स की भी हाइट रखना चाहता हूँ, या लेग्स पे कलर रखना चाहता हूँ, ठीक है। तो ऐसे करके मैं कुछ डिसाइड कर रहा हूँ। इसी तरीके से ब्रेन में मैं बोल रहा हूँ कि ब्रेन कितना ज्यादा यूटिलाइज होता है, 1% ब्रेन यूटिलाइज हो रहा है या 1.5% यूटिलाइज हो रहा है, तो एज वाइज ये यूटिलाइज होता है, तो हम उसकी एक वैल्यू रखना चाहते हैं। तो वो वैल्यू जो मिलेगी मेरे को, वो किस पे डिपेंड होगी, वो डिपेंड होगी ह्यूमन के ऑब्जेक्ट पे। तो अगर मैं लिखूंगा ह्यूमन अमित इक्वल्स टू न्यू ह्यूमन, तो इससे मेरे पास क्या हो जाएगा, एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है ना। तो साफ समझ आ रहा है कि मैं न्यू लिख के एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूं। और न्यू हम सब ने कई बार पढ़ा है कि डार्ट में न्यू लिखना ऑप्शनल है, लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो हम ह्यूमन का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, यहाँ राइट हैंड साइड से ऑब्जेक्ट बन रहा है, ध्यान देना, राइट हैंड साइड से हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, उसे असाइन कर रहे हैं किसमें, इस अमित में। तो बिहाइंड द सीन ह्यूमन का ऑब्जेक्ट बनेगा। तो जब ह्यूमन का ऑब्जेक्ट बनेगा तो उसके अंदर क्या क्या चीजें होंगी, उसके अंदर वो ब्लूप्रिंट वाली चीजें होंगी। तो जैसे लेग्स होगा, या हैंड्स होंगे, या ब्रेन होगा, ऐसे हमारे पास चीजें चली जाएंगी इसके अंदर, और उन सबकी एक वैल्यू जाएगी। तो अमित के हिसाब से लेग्स की जो वैल्यू होगी, हैंड्स की जो वैल्यू होगी, ब्रेन की जो वैल्यू होगी, वो यहाँ पहुंचनी शुरू होगी। समझ में आ रही है सबको बात। तो इसलिए हमें सबसे पहले किसके बारे में सोचना है, हमें सोचना है क्लास के बारे में, जिसमें हमें एक ब्लूप्रिंट ढांचा क्रिएट करना है, ठीक है। उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं। तो हम, अगर कोई पूछ लेता है कि क्लास और ऑब्जेक्ट में क्या फर्क है, तो आपको ये वर्ड यूज करना है कि जब भी तुम ऑब्जेक्ट को बनाओगे तो ऑब्जेक्ट ना स्टेट रखेगा, ध्यान देना, स्टेट रखेगा। स्टेट का सीधा मतलब है वैल्यू रखेगा। इसका मतलब अगर लेग्स की कोई वैल्यू है, या हैंड्स की कोई वैल्यू है, ब्रेन की वैल्यू है, तो अमित के अलग हो सकती है, राम के लिए अलग हो सकती है, किसी और के लिए अलग हो सकती है। समझ में आ रहा है सबको बात। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखना कि ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट करता है स्टेट को, जबकि क्लास रिप्रेजेंट करता है सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स को, ठीक है। इसलिए हम बोल रहे हैं कि क्लास एक ब्लूप्रिंट की तरह है। आई होप ये सबको समझ में आ गई हो बात। मैं जस्ट क्विकली रिकैप दे रहा हूँ। अगर आपने सी प्लस प्लस पढ़ा है, या कोई भी एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज पढ़े, तो बहुत इजी होगा मैप करना। जिन्होंने नहीं पढ़ा कुछ ऐसा, वो डायरेक्टली आस्क कर सकते हैं कि आई डोंट नो दिस थिंग, ठीक है। सो अब प्रैक्टिकली कुछ बनाने की कोशिश करते हैं। तो नाउ वी आर सपोज टू बिल्ड, हमें यहां जाकर सबसे पहले बिल्ड करने की कोशिश करता हूँ एक क्लास। तो बिकॉज अभी आप लोग, हम लोग इस थॉट से सोचते हैं कि हमें क्लास बनाने की कोशिश करते हैं, और मैं मान के चलता हूँ कि आप सब लोग फ्लटर करने के बाद फ्लटर पे जॉब लग जाती है आपकी, तो आप सब लोग मेरे लिए क्या बन गए, एक एम्प्लॉय बन गए, ठीक है ना। तो सबके सब क्या बन गए, एम्प्लॉय बन गए, क्योंकि जॉब मिल गई सबको। तो हम क्लास एम्प्लॉय सोच सकते हैं। लेकिन सपोज अगर अमित एम्प्लॉय बनता है, तो अमित कभी भी क्लास नहीं हो सकता। ये ध्यान रखना, अमित कभी भी क्लास नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता, ये भी थिंकिंग हमें याद रखनी है कि जब भी आप क्लास बनाओ, जब भी आप क्लास बनाओ, तो एक थंब रूल याद रखो कि क्लास हमेशा नाउन होगा। ये वर्ड याद रखना, क्लास हमेशा तुम्हारा क्या होगा, नाउन होगा, ठीक है। पढ़ा है ना इंग्लिश में हम लोगों ने नाउन। तो एम्प्लॉय जो है हमारे पास, वो एक नाउन वर्ड है, ठीक है। लेकिन अमित को अगर हम देखें
तो हम उसको प्रोनाउन बोलना शुरू कर देंगे। तो ध्यान देना कि अमित जो होगा वो एक प्रोनाउन होगा, ये वर्ड हमें याद रखना है, ठीक है। तो अगर राम भी होगा तो राम भी क्या होगा, एक प्रोनाउन होगा हमारे पास यहाँ पर। तो हमें बात समझनी है कि क्लास जब भी हम रखें तो वो नाउन को रिप्रेजेंट करती है। जैसे कि एम्प्लॉय एग्जाम्पल के लिए हमारे लिए एक नाउन है, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं क्लास बनाता हूँ स्टूडेंट, तो ये भी एक नाउन है। अगर मैं क्लास बनाता हूँ अकाउंट, तो ये भी एक नाउन है। तो अगर मैं क्लास बनाता हूँ कोर्स, ये भी एक नाउन है। तो ऐसे क्लासेस के नाम बनेंगे, हमेशा समझना, ठीक है। तो बीसीए, एमसीए या अमित, राम, ठीक है, ऐसी क्लासेस नहीं हम बनाएंगे, ठीक है। वो रिप्रेजेंट करेंगे ऑब्जेक्ट्स को, क्योंकि उनके पास कुछ वैल्यूज होंगी। तो अब हमें समझना है कि बिकॉज एम्प्लॉय तो एक ब्लूप्रिंट है, ये वर्ड नहीं भूलना कि एम्प्लॉय तो एक ब्लूप्रिंट है। जब वो ब्लूप्रिंट है तो उस ब्लूप्रिंट के अंदर, यानी कि ब्लूप्रिंट का मतलब क्या है, ढांचा, यानी कि स्ट्रक्चर। तो एम्प्लॉय के स्ट्रक्चर में क्या क्या होना चाहिए। तो आप सबको पता है जब तुम एम्प्लॉय बनोगे सब लोग, तो एम्प्लॉय जब बनोगे तो एम्प्लॉय के पास क्या क्या होगा, कैसे बनोगे तुम लोग एम्प्लॉय, क्योंकि तुम्हारे पास कुछ चीजें होंगी। तुम बोलोगे जब मैं एम्प्लॉय बनूंगा तो मेरे पास आईडी होगा, जब मैं एम्प्लॉय बनूंगा तो मेरे पास नाम है, और मेरे पास सैलरी होगी, ठीक है। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये एम्प्लॉय बनने के कैरेक्टरिस्टिक्स है। समझ में आई सबको मेरी बात। तो ये एम्प्लॉय बनने के कैरेक्टरिस्टिक्स है जिससे हम एम्प्लॉय बन रहे हैं। अब जो हमने एम्प्लॉय बन गए यहाँ पर, ठीक है, तो आईडी भी आ गया अपने पास, नेम भी आ गया, सैलरी भी आ गई, सारी चीजें अपने पास आ गई है। अब पॉइंटर ये है कि व्हेन यू आर बिकम एन एम्प्लॉय, तो अब आप एम्प्लॉय के ऑब्जेक्ट्स बनाना शुरू करोगे बार बार, ठीक है। तो एम्प्लॉय के ऑब्जेक्ट बनाने के लिए वी आर सेइंग वॉइड मेन और एम्प्लॉय, मैंने यहाँ लिखा, और यहाँ लिख दीजिए राम। तो जब मैं लिखा एम्प्लॉय राम, तो इसका मतलब क्या, देखो राम क्या चीज है आप लोगों के हिसाब से, राम होना चाहिए सिर्फ एक चीज। तो अगर हम राम की बात करें तो राम आपके पास क्या होना चाहिए, राम इज जस्ट अ वेरिएबल, राम इज जस्ट अ वेरिएबल। जैसे भाई आईडी को क्या बोलोगे, आईडी एक वेरिएबल है, किस किस टाइप का, इंट टाइप का। तो इसके आगे क्या लगा हुआ है, इसके आगे इसका टाइप लगा हुआ है, जिसको हम डेटा टाइप बोल देते हैं। तो किसी वेरिएबल को डिफाइन करते हो तो उसका वेरिएबल प्लस उसका टाइप स्पेसिफाई कर दो। तो ऐसे ही मैं यहां बोल रहा हूं कि राम आपके पास क्या है, वेरिएबल है और एम्प्लॉय आपके पास क्या है, एम्प्लॉय उसका टाइप है। इससे ज्यादा नहीं सोचना है कुछ भी, जैसा ऊपर समझा है। तो राम इज अ वेरिएबल और यहां एम्प्लॉय बना दिया। तो अगर मैं तुमसे पूछूं आईडी की वैल्यू क्या है, तो आप सबको पता है नल होगी। तो राम की वैल्यू भी क्या होगी भाई, नल ही तो होगी, क्योंकि हम सबने पढ़ा है डिफॉल्ट वैल्यू हमारे पास क्या पड़ी होती है, नल पड़ी होती है। तो इसका मतलब ये भी क्या होगी, नल ही होगी। इसका मतलब बिल्कुल वैसा ही काम कर रहा है, इसलिए ऐसा ही समझना है। तो अब हम इसे जाकर देखना शुरू करें, तो यहां पहुंचते हैं। यहां जाकर आई एम गोइंग टू प्रिंट राम। तो मैंने यहां जाकर राम को प्रिंट किया, एंड व्हेन आई प्रिंट दिस राम, तो यहां पहुंच के आई सपोज टू राइट CD6, आई जस्ट राइट, एंड देन आई जस्ट राइट डॉट वन डॉट डॉट। तो आपको दिखा कि भाई परफेक्ट है, यहाँ पर नल ही है, तो इसका मतलब बिल्कुल वैसा ही सोचा है जैसा हम ऊपर सोच रहे थे। नाउ द पॉइंट इज, अपने पास ये राम आ गया, ठीक है। अब राम को इनिशियलाइज करना होगा, अगर आईडी में कुछ वैल्यू डालनी है तो आप सबको पता है ऐसा लिखते हैं हम कुछ, नाउ इट इज गेट इनिशियलाइज, ये इनिशियलाइज हो जाएगा यहाँ पर। तो मेरे को इसे इनिशियलाइज करना है। अब इसे इनिशियलाइज करने के लिए वी नीड टू राइट हियर राम इक्वल्स टू न्यू एम्प्लॉय, ठीक है ना। तो हमने न्यू लिखा, और अभी कई बार मैंने बताया कि न्यू ऑप्शनल है तो छोड़ देते हैं न्यू। तो अब इस लाइन से क्या हुआ, राइट हैंड साइड की लाइन से, अब न्यू लिखो या नहीं लिखो, तो राइट हैंड साइड की लाइन से हमारे पास कुछ ऐसा हुआ कि यहां से हमारे पास एक्चुअली में ऑब्जेक्ट क्रिएशन हुई है। तो ये वर्ड नहीं भूलना कि यहां से हमारे पास ऑब्जेक्ट क्रिएशन हुई है। तो अगर इंटरव्यू पूछता है कि ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, तो आप बोल दो न्यू लगा के, या विदाउट न्यू भी बनेगा, क्योंकि न्यू ऑप्शनल है। जब ये ऑब्जेक्ट बनता है तो क्या करता है, ये कहता है जब मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूं तो मैं इस क्लास का ब्लूप्रिंट लोड कर लेता हूं, ठीक है। तो ये नहीं भूलना हमें कि वो क्या करता है, इस क्लास का ब्लूप्रिंट लोड कर लेता है, ठीक है। तो एक बार मैं इसे क्लियर आउट करता हूं, और मैं यहां दोबारा से लिख रहा हूं कि यहां से राइट हैंड साइड से ऑब्जेक्ट क्रिएशन हो गई है, ठीक है। ऑब्जेक्ट बन गया है। ऑब्जेक्ट बनने पे क्या क्या होता है, देखो जब ऑब्जेक्ट बनता है तो आपकी मेमोरी में, क्योंकि आपका जो पूरा प्रोग्राम चल रहा है वो किसी वर्चुअल मशीन के अंडर चल रहा है। कब चलता है, जब आप लिखते हो डॉट वन डॉट डॉट, तो ये ट्रिगर करता है, तो ये जाकर ट्रिगर करता है किसको, वर्चुअल मशीन को। ये नहीं भूलना है, ठीक है, वर्चुअल मशीन को ही ट्रिगर करता है। वर्चुअल मशीन ऑब्वियसली बताए, प्रोग्राम जो चल रहा है सब कुछ ये सब रैम पे ही चल रहा है,
तो रैम पे ही एक प्लेस बनता है वर्चुअल मशीन का। तो रैम पे एक वर्चुअल मशीन बनती है। वर्चुअल मशीन क्या करता है, अपने पास एक मेमोरी बनाता है, अपने पास एक मेमोरी बनाता है, उस मेमोरी में को दो हिस्सों में ब्रेक कर देता है। कहता है मैं दो हिस्सों में ब्रेक कर देता हूँ। इससे हम समझ रहे हैं कि इंटरनली वो क्या क्या करके आता है। तो कहता है देखो मेरे पास दो हिस्से हैं मेमोरी के, एक है स्टैक और एक है हीप। तो ऐसे वो ब्रेक कर देता है। अब वो कहता है बिकॉज योर फंक्शन इज गोइंग टू रन, वॉइड मेन इज गोइंग टू रन, तो मेन इज अ फंक्शन। और आप सबको बताया मैंने कि जब भी कोई फंक्शन चलता है तो वो स्टैक में जाके बैठ जाता है, तो स्टैक में जाके बैठ जाता है। अब जब वो स्टैक में जाके बैठता है फंक्शन, तो हमें समझना है कि ये फंक्शन स्टैक में पुश हो जाता है। तो ये फंक्शन स्टैक में पुश हो गया। जब ये स्टैक में पुश हो गया, तो अगली बात ये समझनी जरूरी है कि वो अपने लोकल वेरिएबल को भी अपने साथ ले जाएगा। तो लोकल वेरिएबल कौन है, जो इसके अंदर डिफाइन है, ये दिस इज अ लोकल वेरिएबल। तो अपने साथ वो लोकल वेरिएबल को ले गया। वो लोकल वेरिएबल कौन है, राम। तो राम को ले गया वो। अब जब उसने लोकल वेरिएबल की लाइन चलाई, लाइन नंबर 8 को, तो उसने देखा कि यहाँ राइट हैंड साइड से ऑब्जेक्ट बनता है, और ऑब्जेक्ट हमेशा का बनते हैं, तो हमें याद रखना है कि ऑब्जेक्ट्स हमारे पास यहाँ बनते हैं। तो जब ऑब्जेक्ट्स बनने यहाँ पहुंचते हैं, तो यहां पर जाकर अपने पास ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है इस एम्प्लॉय का, इसका, ठीक है ना। अब जब एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, तो कहीं ना कहीं आपको बात समझनी है कि ये क्लास मेमोरी में कहीं लोड होगी, यानी कि ये ब्लूप्रिंट कहीं ना कहीं मेमोरी में लोड है। तो वो कहता है कि मेरे पास हीप के अंदर ही एक स्पेशल एरिया है, जिसको मैं बोल रहा हूँ क्लास लोडिंग एरिया। इसी को हम बोलते हैं मेटा एरिया। तो हमारे पास एक मेटा एरिया होता है जहां पर क्लास लोड हो जाती है। तो इसका मतलब समझना, ये पूरा पूरा ब्लूप्रिंट यहां बैठा होता है। तो क्लास, एम्प्लॉय, दिस होल ब्लूप्रिंट इज हियर इन दिस मेटा एरिया, और पूरा यहां पड़ा है इसके अंदर। अब जब ऑब्जेक्ट बनाने की बात आती है, क्योंकि उसके पास वो ब्लूप्रिंट लोड है, तो ब्लूप्रिंट यानी कि मेटा एरिया में जब ये लोड होता है, तो कितनी बार लोड होता है, वन टाइम। इसे भूलना मत, ये सिर्फ कितनी बार लोड होगा, सिर्फ वन टाइम, एक बार ये लोड हो गया। यहां हमने ऑब्जेक्ट बनाने की डिमांड करी, तो उसने ऑब्जेक्ट बनाया, यहां पर एक मेमोरी बनाई। मेमोरी जब बनाई तो किससे इंस्पायर्ड होकर बनाई, ब्लूप्रिंट से इंस्पायर्ड होकर बनाई, क्योंकि ब्लूप्रिंट से उसे आईडी मिला, ब्लूप्रिंट से उसे नेम मिला, ब्लूप्रिंट से उसे सैलरी मिला, और उसे ये तक भी समझ आया कि जो आईडी है ये मेमोरी में कितनी बाइट कंज्यूम कर रहा है। हम एज्यूम करते हैं, सिर्फ एज्यूम कि ये 4 बाइट कंज्यूम कर रहा है, ठीक है, 32 बिट है। नेम को भी हम एज्यूम कर लेते हैं कि वो भी सपोज 4 बाइट ही कंज्यूम कर रहा है, और सैलरी को हम समझ लेते हैं कि वो डबल है, तो सपोज हम 8 बाइट कंज्यूम कर रहे हैं सपोज के लिए। तो टोटल हम ये कुछ बाइट कंज्यूम कर रहे हैं, 16 बाइट कंज्यूम कर रहे हैं इसके लिए। अब ये बात उसे कैसे पता चली, बिकॉज उसके पास क्लास का स्ट्रक्चर था, ढांचा था, जो कहां पड़ा था, मेटा स्पेस में। ये इंटरनल समझा रहा हूं आप लोगों को क्या हो रहा है। अब जब ये मेमोरी बन गई, इसमें ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, तो इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, नल। इसकी भी नल है और इसकी भी नल है, तो सबको क्या मिल गया, नल वैल्यू के साथ सब असाइन हो गए, ठीक है। तो ये नहीं भूलना हम लोगों ने। और ये सब किसी मेमोरी एरिया पे हो रहा है, तो मेमोरी एरिया यहां आ गया 77, ठीक है। तो ये सब कुछ एक मेमोरी एरिया पे आ गया, ये सब कुछ राइट हैंड साइड से हुआ, ठीक है। तो हमें बात क्या समझनी है, व्हेन द प्रोग्राम इज गोइंग टू रन, इट इज रन फ्रॉम द मेन। व्हेन इट इज गोइंग टू रन फ्रॉम द मेन, तो मेन पे यहाँ पर जाके स्टैक आ जाता है, ठीक है, और उसके साथ साथ क्लास आ जाती है, तो क्लास मेटा एरिया पे जाके लोड हो जाती है, जो सिर्फ एक बार लोड होती है। अब जब जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, हीप में ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे, तो इसका मतलब हीप में कितने ऑब्जेक्ट्स बन सकते हैं, इतनी बार आप बनाओ। तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट को हम ऐसा बोले कि वो एन टाइम बनते हैं, लेकिन क्लास सिर्फ एक बार लोड होती है, भूलना मत इस बात को। तो ऑब्जेक्ट्स एन टाइम बनते हैं, क्लास सिर्फ एक ही बार लोड होती है। और ये सारे जो मेंबर्स हैं, इन सब की मेमोरी, ध्यान देना, इन सब की जो मेमोरी है वो कब बनती है हमारे पास, इन सब की मेमोरी क्रिएट होती है व्हेन यू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। तो इफ आई क्रिएट एन ऑब्जेक्ट सेवरल टाइम्स, सो सेवरल टाइम्स आईडी इज गेट क्रिएटेड। तो अगर आपसे कोई पूछ रहा है टेक्निकली बात कि हाउ मेनी टाइम्स दिस आईडी, नेम एंड सैलरी इज गोइंग टू बी क्रिएट इन अ मेमोरी, तो आप बोलोगे ये क्रिएट होंगे जितनी बार आप ऑब्जेक्ट्स बनाओगे। तो इन सब मेंबर्स को, ये जो अंदर बैठे हैं हमारे पास, इन सबको एक नाम देते हैं, दीज आर कॉल्ड इंस्टेंस मेंबर्स। इन्हें हम बोलते हैं इंस्टेंस मेंबर्स, क्योंकि ऑब्जेक्ट बनाने को आप क्या बोलते हो, इंस्टेंस क्रिएट करना। समझ रहे हो बात। तो आप जब ये लाइन नंबर 8 पे कर रहे हो, इसका मतलब आप यहाँ पर क्या क्रिएट कर रहे हो, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो, यानी कि इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हो। तो दोनों बात एक ही है, या तो ये बोल दो ऑब्जेक्ट क्रिएट या इंस्टेंस क्रिएट। और जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट या इंस्टेंस क्रिएट करते हो, तो इंस्टेंस मेमोरी, इंस्टेंस वेरिएबल्स के लिए मेमोरी बनती है। तो इंस्टेंस मेंबर जितने भी हो वो मेमोरी में दोबारा से आते हैं। तो अगर 10 बार ऑब्जेक्ट है तो 10 बार आएंगे मेमोरी में, 50 बार है तो 50 बार आएंगे, लेकिन क्लास सिर्फ एक ही बार लोड होगी। समझ में आ गई सबको एक बार।
तो ऑब्जेक्ट के लिए हम वर्ड यूज कर सकते हैं वो n टाइम्स मेमोरी में लेकर आएंगे, लेकिन किनको लेकर आएंगे ये भी नहीं भूलना, इंस्टेंस मेंबर्स को ही लेकर आएंगे। ठीक है, आई होप यहां तक सबको क्लियर है मेरी बात। तो यहां पर हमारे पास ऑब्जेक्ट बन गया, ये 77 यहां आ गया राइट हैंड साइड पे, तो 77 यहां आया, तो असल में राम के पास पहुंच गए। तो राम के पास क्या है इस वक्त, राम के पास 77 है, दैट इज कॉल्ड रेफरेंस है उसके पास, यानी कि पॉइंटर है उसके पास। तो हम राम को टेक्निकली क्या बोले, हम राम को बोले कि राम जो है वो एक रेफरेंस वेरिएबल है। तो राम के लिए टेक्निकल वर्ड यूज करेंगे, इट्स अ रेफरेंस वेरिएबल। किसका रेफरेंस रख के बैठा हुआ है, ऑब्जेक्ट का। ठीक है, तो राम को ऑब्जेक्ट बोलना गलत है, तो राम को सही बोलो कि इट्स अ रेफरेंस वेरिएबल। देखो कोई डाउट है इसके अंदर तो पूछो मेरे से, ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो क्लियर होनी बहुत जरूरी है। एडिटर पूछते हैं कि इंटरनली क्या क्या हो रहा है ऑब्जेक्ट बनने में, तो आपको बहुत अच्छे से समझ आए। कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हैं आप लोग। अगर क्लियर है तो बता दो मुझे क्लियर है, तो मैं आगे बढ़ जाता हूं इसे लेके। देखो सार्थक सिर्फ इतना हुआ यार कि हमने ना क्लास बिल्ड करी। देखो हमने क्लास डिफाइन करी, अब समझ ना यार सार्थक इस थॉट को ऐसा समझो कि गॉड ने ह्यूमन नाम की क्लास बना दी होगी। ठीक है, वो क्लास कितनी बार आई होगी अर्थ पे, वो क्लास कितनी बार आई, यानी कि ह्यूमन का स्ट्रक्चर कितनी बार आया, सिर्फ एक बार ना, सिर्फ एक बार। तो इसका मतलब जब भी हम वर्ड यूज करते हैं ना मेटा, मेटा का मतलब क्या होता है, जो अंदर का ढांचा है, समझ रहे हो बात, जो बाहर दिख रहा है वो डेटा है। ठीक है, तो हम सब दिमाग में क्या डालने भाई, जब भी मेटा वर्ड आए आप लोगों के दिमाग में तो हमें सबको क्लियर है कि वो क्या रहा है। देखो तो यहां जाकर मैं यहां लिखता हूं ह्यूमन इंटरनल या ह्यूमन स्केलेटन, सबसे बेस्ट वर्ड है जिसे समझ आएगा तुम्हें। तो अगर हम इस फोटो को देखें, ठीक है, ये उठा लेते हैं फोटो। तो अगर हमने इस फोटो को देखना शुरू किया, एक बार मैं इसको यहां ले आता हूं, है ना, डरना वरना मत, इंटरनल बात समझते हैं। तो ये अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं, ये है मेटा। ठीक है, तो ये है मेटा। अब ये जो मेटा है ये किसका है नहीं पता चल सकता, समझ रहे, स्ट्रक्चर है सबके लिए कॉमन है। तो एक कॉमन स्ट्रक्चर यहां पर खड़ा है, तो हम ऐसा समझ लेते हैं। और इसके ऊपर अगर हम सपोज, समझना, इसके ऊपर मान लो हम अक्षय कुमार को देख लेते हैं, तो अक्षय कुमार डेटा है, समझ रहे हो बात। तो अगर हम इसके ऊपर अक्षय कुमार की कोई इमेज देख लेते हैं, तो ऐसे ले लेते हैं। तो अगर इसके ऊपर हम कोई अक्षय कुमार की इमेज देख रहे हैं यहां पर, और फिर हम इसे देख रहे हैं, समझ समझ पा रहे हो मेरी बात। तो जब भी हम मेटा की बात कर रहे हैं तो वो अंदर का स्केलेटन है। तो इसका मतलब सोचो जरा टेक्निकली कि हमारे लिए जो राम है यहाँ पर ऑब्जेक्ट, जिसको हम बोल रहे हैं कि ऑब्जेक्ट की तरह क्रिएट हो रहा है, इसके पास डेटा है, किसका डेटा, आईडी का, नेम का, सैलरी का। तो ऐसे समझना कि हमारे पास एक स्केलेटन है जो कि क्लास से डिफाइन करते हैं। तो जब भी हम क्लास बनाते हैं तो हम एक ढांचा क्रिएट करते हैं, यानी कि स्केलेटन खड़ा करते हैं। ठीक है, तो इसलिए वर्ड याद रखो इसके साथ कि भाई दिस इज व्हाट, दिस इज स्केलेटन एंड दिस स्केलेटन इज रिप्रेजेंटेड अ मेटा, इसलिए वर्ड याद कर लो मेटा। अब सिंपल बात है कि भाई इसको इसको कहीं स्टोर भी तो करोगे इस ढांचे को। अगर तुम इस ढांचे से, यानी कि मान लो तुम्हारे पास ह्यूमन का ढांचा है, अब तो ह्यूमन बना रहे हो एक एक करके, तुम्हारे पास मशीन इससे ह्यूमन बनाया जा रहा है। तो सिंपल बात है ना कि तुम्हारे पास पहले उसका ब्लूप्रिंट होना जरूरी है, तो तुमने ब्लूप्रिंट डिफाइन तो कर दिया, अब इस ब्लूप्रिंट को कहीं लोड भी तो करो। तो इसे लोड करने के लिए हमें समझ में आया कि हीप में एक मेमोरी एरिया है। देखो जरा, हीप में हमारे पास एक मेमोरी एरिया है, जिस मेमोरी एरिया का नाम ही क्या है, मेटा स्पेस। अब मेटा स्पेस में क्या पड़ा होता है, इसमें पड़ा होता है भाई क्लास का ब्लूप्रिंट। समझ में आई ये बातें। तो शोएब ये बात समझ में आई कि मेटा एरिया इन टेक्निकल टर्म्स का मतलब क्या है, जो क्लास का ढांचा यानी कि ब्लूप्रिंट स्टोर करता है, दैट इज कॉल्ड मेटा एरिया या मेटा स्पेस। ठीक है, जहां पर क्लास लोड होती है। और ये कितनी बार लोड होगी, ये सिर्फ वन टाइम लोड होगी। जैसे ह्यूमन का भाई स्ट्रक्चर तुम लोगों ने देखा वो एक ही है ना, ऐसा थोड़ी हो रहा है कि हर दूसरे दिन बदल जाता हो। किसी दिन 2 सर वाला ह्यूमन पैदा होता है, किसी दिन 3 सर वाला पैदा होता है, किसी दिन 10 सर वाला पैदा होता है। इसका मतलब क्या है, ब्लूप्रिंट सेम है भाई। अब उस ब्लूप्रिंट से ह्यूमंस पैदा हो रहे हैं, ऐसा कुछ हो रहा है हमारे पास। ठीक है, तो यहां हमारे पास ये लोड हो गया और ये सिर्फ वन टाइम लोड हो रहा है अपने पास। ठीक है,
जब वो लोड हुआ तो उसने पूरा क्लास का ढांचा यहाँ रख दिया। आई होप ये सबको मेरी बात समझ में आ रही है। अब ये कब होगा? जब प्रोग्राम लोड होगा। तो आपने हमेशा बात पड़ी कि जब भी हम यहां से ऐसा कर रहे हैं, डाट वन डॉट डाट कर रहे हैं, तो ये दो फेजेस से होके जाएगा। एक फेज होगा लोडिंग, एक होगा एग्जीक्यूशन। तो पहले तो कोड लोड होता है ना, तो कोड जब लोड होता है तो आप सबको पता है उसके साथ लिंकिंग भी होती है। लिंकिंग का वो भी लोड होगी तो उसके साथ जो डिपेंडेंसी है, जैसे स्ट्रिंग है, तो वो भी मेमोरी में आ जाएगी यहाँ पर, वो भी आके बैठ जाएगी, तो उसकी भी क्लास यहाँ पर आके बैठ जाएगी। इंट भी आके बैठ जाएगा, डबल भी आके बैठ जाएगा, तो सारी चीजें लोड हो जाएंगी मेमोरी में, जो भी डिपेंडेंसीज है। ठीक है, ये सब एक बार लोड हो रही है मेटा स्पेस के अंदर। अब हम सबको पता है कि ये सब हीप में हो गया, तो इसके साथ साथ एक और मेमोरी एरिया हमारे पास चल रहा होगा, जो कि होगा स्टैग। तो हमारे पास एक और मेमोरी एरिया चल रहा होगा, स्टैग, क्योंकि जब मेन चलेगा तो मेन स्टैग में बैठेगा। ये हम सबने पढ़ा है कि फंक्शन चलेगा स्टैग में जाके बैठेगा। अब वो लाइन नंबर 8 को चलाने की कोशिश करेगा। अब लाइन नंबर 8 को चला रहा है तो उसे पता है ना, मैंने तो क्लास लोड कर ही रखी है मेमोरी में, क्योंकि जैसे प्रोग्राम लोडिंग फेज में गया था, समझना, लोडिंग और एग्जीक्यूशन। मेन कब आया था? मेन आया था जब एग्जीक्यूशन शुरू हुई थी, जब चलना शुरू हुआ था। लेकिन क्लास कब आई थी? जब लोडिंग शुरू हुई थी। तो लोडिंग के टाइम पे क्लास मेमोरी में आके बैठ गई, मेटा स्पेस में। अब जब एग्जीक्यूशन शुरू हुई, जब चलना शुरू हुआ कोड, तो क्या हुआ? मेन चलना शुरू हुआ, मेन स्टैक में आके पुश हो गया। और हमें पता है जब भी वो पुश होता है तो अपने लोकल वेरिएबल को ले जाता है, तो राम को ले गया यहाँ पर, लोकल वेरिएबल को। राम के साथ उसे राइट हैंड साइड लाइन पर डाली, ये वाली लाइन। जब उसे राइट हैंड साइड लाइन पड़ी तो उसे पता है कि यहां से एम्प्लॉय के आगे आपने ये ब्रैकेट लगाया, बनाना ब्रैकेट, तो उसका मतलब आप किसी चीज को बुला रहे हो, कॉल कर रहे हो। ठीक है, समझ में आ रही बात आप लोगों को? ये बात क्लियर हुई? तो जैसे हमने इसको बुलाया यहां से एम्प्लॉय को, तो एम्प्लॉय चल पड़ा, तो एम्प्लॉय यहां पर इसका ऑब्जेक्ट बनेगा। जैसे रोशन ने पूछा है कि मेन मेथड इज आउट ऑफ क्लास, बिल्कुल है यार, यहाँ पर मेन अंदर नहीं होता क्लास के अंदर, आउट ऑफ क्लास ही होता है यहाँ पर। क्यों होता है? इसके पीछे सीधा रीजन है। अभी देखो ना, पिछले 5 दिनों से जब तुम कुछ भी पढ़ रहे थे तो बिना क्लास के पढ़ रहे थे ना। इसका मतलब जो डार्ट है वो सिर्फ ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग नहीं है, वो फंक्शनल प्रोग्रामिंग भी है, वो एसिंक प्रोग्रामिंग भी है। तुमने एसिंक भी तो देखा है और फंक्शनल प्रोग्रामिंग भी देखी है, और अब ऑब्जेक्ट भी देख रहे हो। इसलिए उन्होंने मेन को सेपरेट रखा होगा। तो तुम्हें क्लासेस नहीं बनानी, तुम फंक्शंस पे काम करना चाहते हो, वैसे काम कर लो। समझ रहे हो बात? जावा के पास नहीं था ऐसा ऑप्शन। जावा कहता है भाई मैं तो ऑब्जेक्ट हूं, इसलिए वहां पर हम क्लास के अंदर मेन देखते हैं हमेशा। इस थॉट से बनाई प्रोग्रामिंग। ठीक है, यहां तक बात समझ आ गई। अच्छा, अब आते हैं जी मेन पे। तो मेन पे हमें समझ आया कि राम आया मेमोरी पे, यहाँ पर डिक्लेयर हुआ, उसने राइट हैंड साइड पढ़ी। राइट हैंड साइड जैसी उसने पढ़ी, तो राइट हैंड साइड पे उसे पता चला कि मेरे को ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, तो उसने ऑब्जेक्ट क्रिएशन पे वो चला गया। अब जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है, तो आप सबको समझे, जब भी वो ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा उससे किसकी जरूरत पड़ेगी? उससे जरूरत पड़ेगी ब्लूप्रिंट की। उसे किसकी जरूरत पड़ गई? ब्लूप्रिंट की। उसे नहीं पता कि ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा। समझो ना कि अगर अपने पास एक ह्यूमन का स्केलेटन है, तो ही तो हमें पता होगा कि ह्यूमन बनता कैसे है। इसका समझ लो गॉड को पता है कि वही ह्यूमन बनाते कैसे हैं। तो सेम लाइक कि हमने एक स्ट्रक्चर तैयार कर दिया है। जैसे समझो 500 का जो नोट बना है, तो उसका पहले एक ब्लूप्रिंट बनाया गया होगा, फिर एक मशीन में उसे डाल के बस छापा जा रहा है। जो छप रहे हैं हमारे पास, जो नोट्स आ रहे हैं, वो सब ऑब्जेक्ट्स है। समझ रहे हो बात? लेकिन उसका एक स्केलेटन पहले बना है। तो स्केलेटन कितनी बार बना? सिर्फ एक बार। उसके बाद सिर्फ क्या बनी? उसकी कॉपीज। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट्स क्या एक तरह की कॉपीज है जो रिप्रेजेंट कर रही है उसके अंदर। और हर 500 के नोट को अलग अलग समझने के लिए उसके ऊपर एक नंबर दिया जाता है। ठीक है, तो ऐसे यहां पर हो रहा है। तो इसका मतलब यहां पर हमारे पास क्या हो रहा है? ये ब्लूप्रिंट बना, और इसके अंदर अपने पास आईडी आ गया, इसके अंदर नेम आ गया, इसके अंदर सैलरी आ गई। तो ये सब ब्लूप्रिंट से इसने एक्सट्रैक्ट कर ली। तो यहाँ असल में क्या आ रही है? यहाँ पर असल में मेमोरी बन रही है, वैल्यूज आनी शुरू हो रही है यहाँ पर। तो इन सबकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू के नल नल नल, तो सबके सब नल आने शुरू हो गए। हाँ जी, सबको मेरी बात समझ आ रही है? जिनका क्वेश्चन था वो बहुत ध्यान दें और बताते जाए मुझे कि हाँ जी समझ आया नहीं आया। और यहाँ इस सब का एक मेमोरी एड्रेस क्रिएट हो गया जहां पर ये सब बने हैं, और ये सब राइट हैंड साइड से हुआ। और जब मेमोरी एड्रेस बन गया तो वो लेफ्ट हैंड साइड को असाइन हो गया। अब जब वो लेफ्ट हैंड साइड को असाइन हुआ तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आ गया? ये आ गया था आईटी राइट। तो इसके पास क्या आ गया? रेफरेंस आ गया। तो हम ऐसा बोलते हैं कि राम के पास असल में क्या है? राम के पास रेफरेंस है। और ये जो बात बता रहा हूँ ये स्टैंडर्ड है, चाहे जावा पढ़ो, चाहे सी शार्प पढ़ो, चाहे सी प्लस प्लस पढ़ो। ये स्टैंडर्ड बात है, एक बार सीख लो, किसी भी इंटरव्यू में किसी भी टाइप पे जाके ऊप्स जब भी बात चल रही है ये सब बोल सकते हो आप लोग। तो हमारे पास ये क्रिएट हो गया। तो राम के पास इसका एड्रेस आ गया 99 का। तो जब जब भी ये लाइन देखो आप समझ जाओ पीछे बिहाइंड द सीन ये हुआ है। ठीक है, अब अपने पास एड्रेस है, 99 है, तो मैं किसी भी चीज को एक्सेस करके आ सकता हूँ। ठीक है,
और हमने ये बात भी समझनी है कि जब भी हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट बनाने का मतलब मैंने आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट क्रिएट को ही हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना, या इंग्लिश में बोलते हैं इंस्टेंस क्रिएट करना। ये दोनों बात एक ही है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना या फिर इंस्टेंस क्रिएट करना, ये दोनों बातें हमारे लिए एक ही है। ठीक है, तो जब भी इंस्टेंस बनेगा तो आपको ये बात समझनी है, इंस्टेंस मेंबर भी मेमोरी में आएंगे, यानी कि आईडी भी मेमोरी में आएगा, नेम भी आएगा और सैलरी भी आएगा। और कितनी बार आएंगे, जितनी बार इंस्टेंस क्रिएट होगा, ये नहीं भूलना हम लोगों ने। तो हम ऐसा बोल रहे हैं कि यहां अपने पास असल में इंस्टेंस क्रिएट हो रहा है, यानी कि ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, तो इसी वजह से इंस्टेंस मेंबर्स मेमोरी में आ रहे हैं। ठीक है, तो इंस्टेंस मेंबर कितनी बार मेमोरी में आएंगे, जितनी बार आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे। और ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए ये लाइन है। देखो भाई, किसी का डाउट है अब तो कुछ, और मेरे हिसाब से क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए सबको कि हो क्या रहा है। सबको समझ आना चाहिए हीप के अंदर ही मेटा स्पेस बैठा हुआ है। ठीक है, हीप के अंदर ये मेटा स्पेस जहां पर ये सब चीजें लोड हो रही है। ठीक है जी, तो ये समझ लो यूनिवर्सल प्रिंसिपल है, आज से याद रख लो, यूनिवर्सल प्रिंसिपल है। कहीं पर भी ऊप्स के बारे में बात करोगे तो ऐसे ही बात करोगे आप लोग। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं हम। ठीक है, तो ये हमें क्लियर हो गई बात, हमने बेसिक फंडा समझ लिया इसका। इसके बीच में एक अनाउंसमेंट और करना था मेरे को, आप लोगों को, मैं भूल गया था। तो एक अनाउंसमेंट है आप लोगों के लिए कि एक मर्न स्टैक का वेबिनार होने वाला है बहुत ही जल्द। तो आप लोगों के ग्रुप पे इसकी डिटेल आएगी, तो व्हाट्सएप ग्रुप पे डिटेल आएगी। आप में से जो भी इंटरेस्टेड हो, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसकी कोई कॉस्ट नहीं है। तो ये फ्री वेबिनार है। अगर आपको किसी को भी मर्न स्टैक के बारे में जानना है, बहुत ही पॉपुलर है मार्केट में आज के डेट में, बहुत हाई पैकेजेस में आजकल डेवलपर्स का। तो मर्न स्टैक बेसिकली, सिंपल बात समझो तो फुल स्टैक डेवलपमेंट है। तो अगर आप में से कोई भी अटेंड करना चाहता है, जानना चाहता है कि फुल स्टैक डेवलपमेंट है क्या, उसके कैरियर पर्सपेक्टिव क्या है, वो मैं ही दे रहा हूँ इस सेशन को। तो ये सेशन कंडक्ट होने वाला है कमिंग वीक के अंदर, यानी कि नेक्स्ट वीक के अंदर ये आने वाला है सेशन। तो अगर आप में से किसी को भी इस सेशन को अटेंड करना है तो आपको वहां रजिस्टर्ड करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन फ्री है। उसके बाद आपको मीटिंग का एक लिंक आएगा। इवन यू कैन शेयर इट विद अदर फ्रेंड्स, आप अपने अदर फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हो। इट इज नॉट ओनली फॉर RD purpose, it is publicly, right? So it's a publicly. So for any friend you can invite, ठीक है, लेकिन लिमिटेड सीट्स है इस वेबिनार को अटेंड करने के लिए। ठीक है, तो अगर आपको करना है, क्योंकि अभी मेरे पास काफी सारे रजिस्ट्रेशन और आ चुके हैं, अभी और आ रही है इस पे, तो आपने जो करना है इसको लिमिटेड करना है, क्योंकि जब भी हम किसी वेबिनार को पिक कर रहे हैं तो वो जिस भी सर्विस को यूज कर रहे हैं, गो टू मीटिंग या वट एवर, उसके एक लिमिटेड नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स अलाउड होते हैं उसके अंदर, उससे ज्यादा नहीं जा सकते। तो इसलिए ये फेसबुक पे इसका ऐड चल रहा है और आपको आपके ग्रुप पे इसका डिटेल आ जाएगी। सो यू कैन अटेंड एंड आइडेंटिफाई कि फुल स्टैक डेवलपमेंट का बेनिफिट क्या है। और कहीं ना कहीं ये फ्लटर के साथ भी काम आता है, क्योंकि फ्लटर फ्रंट एंड है तो उसका बैक एंड वगैरह सब कुछ जैसे डिसाइड होता है। तो ये सारी चीजें इसमें, ठीक है। तो यू कैन अटेंड दिस सेशन। अच्छा, वापस आए थे हम अपने जिस गोल पे थे, तो मैंने इसे हटाया था। हाँ जी, तो अब हम बात कर रहे थे कि हमने एक क्लास बना लिया, उसका ऑब्जेक्ट बनाना सीख गए, और ये भी बात समझिए कि हम जब राम को प्रिंट कराने की कोशिश करते हैं, तो अगर हम राम को प्रिंट कराएं तो क्या लगता है आपको, क्या प्रिंट होना चाहिए इस टाइम पे? नल तो नहीं आना चाहिए, क्योंकि हमने तो ऑब्जेक्ट बना दिया। तो इस वक्त क्या प्रिंट होना चाहिए, क्या आ जाना चाहिए अपने पास? किसी को कोई गट फीलिंग भी बताए कि क्या आना चाहिए इस मोमेंट पर, अगर मैं इसे रन कर दूं तो राम के पास है क्या? इंस्टेंस ऑफ एम्प्लॉय है। इसका मतलब वो एड्रेस तो कभी नहीं देगा आपको, है ना। तो इसका मतलब वो एड्रेस तो कभी नहीं देगा, है ना। एड्रेस नहीं आ सकता क्योंकि सिक्योर है। तो वो क्या करेगा, वो सिर्फ सर इतना लिख के इंस्टेंस ऑफ तो इंस्टेंस ऑफ एम्प्लॉय लिख के बता देगा। अब ये क्या चीज है यार, थोड़ा इसके बारे में सोचो ना। इंस्टेंस ऑफ एम्प्लॉय, ये क्या चीज आ गई, इंग्लिश आ गई लिखी हुई है ना, मतलब इंग्लिश में बोलने लग गए। तो सोचो ना, हमें तो पीछे था एड्रेस, एड्रेस क्यों नहीं आया? क्योंकि पूरी बात तो ये सिखाई गई है। इस पे जोर दो जरा कि यार ये क्या हो गया, कि ऐसा कैसे हुआ कि इसने कुछ और दिया हमें। तो इस बात को बहुत बारीकी से समझना है हमें। हमें समझना है कि हमें तो सिखाया गया था कि एक ऑब्जेक्ट बना होगा, उसके अंदर आईडी आया होगा, उसके अंदर नेम आया होगा, उसके अंदर उसकी सैलरी आई होगी, उसके आगे नल आया होगा, उसके आगे भी नल आया होगा, उसके आगे भी नल आया होगा, उसका एक एड्रेस आया होगा, और एड्रेस राम के पास रहा होगा। तो इसे तो एड्रेस प्रिंट करा देना था, इसने एड्रेस नहीं प्रिंट कराया, उसकी जगह एक इंग्लिश मैसेज प्रिंट कराया, इंस्टेंस ऑफ एम्प्लॉय। ये क्यों हुआ, इसके पीछे रीजन समझते हैं।
जब भी ध्यान से समझना, जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को प्रिंट कराने की बात करते हैं तो वो इंटरनली इस लाइन में कन्वर्ट हो जाता है, राम डॉट टू स्ट्रिंग लिख देता है वो। समझना बात को, वो राम डॉट टू स्ट्रिंग लिख देता है बिहाइंड द सीन। ठीक है, दैट इज द पॉइंट। अब ये टू स्ट्रिंग कहां से आता है, ये क्या चीज है? वो कहता है जब भी तुम किसी ऑब्जेक्ट को प्रिंट कराते हो, तो बहुत आगे तक की बात है, बहुत काम आएगी। जब भी तुम किसी भी ऑब्जेक्ट को प्रिंट कराते हो तो हमें सबसे पहली बात समझनी है कि इंटरनली एक टू स्ट्रिंग नाम से मेथड कॉल होता है ताकि वो ऐसी इंग्लिश डिटेल दिखा पर आ पाए। लेकिन हमने तो टू स्ट्रिंग बनाया है नहीं इस क्लास के अंदर। अगर हम देखें तो इस क्लास के अंदर तो सिर्फ मेंबर्स है, उसमें टू स्ट्रिंग नहीं है। तो हमें बात समझनी है कि हमारी क्लास जो एम्प्लॉय है वो बाय डिफॉल्ट एक पेरेंट क्लास को इनहेरिट करके बैठी है जिसका नाम है ऑब्जेक्ट क्लास। हमें वर्ड याद रखना है कि एवरी क्लास, जो भी क्लास डार्ट में बनी हुई है, उन सब की जो पेरेंट क्लास है वो कौन है? ऑब्जेक्ट क्लास है। तो दिस इज द रूट क्लास ऑफ एवरी क्लास। ठीक है, उसके पास ये टू स्ट्रिंग नाम से मेथड है और वो टू स्ट्रिंग कॉल हो रहा है यहां पर से, क्योंकि हमने अपनी क्लास ने, हमारी एम्प्लॉय क्लास ने इसको, इस ऑब्जेक्ट क्लास को बाय डिफॉल्ट, इसलिए वर्ड यूज कर रहा हूं, बाय डिफॉल्ट इनहेरिट कर लिया है। इनहेरिट कर लिया, नेचर है इसका। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट इनहेरिट करके बैठा है और उसके पास टू स्ट्रिंग है और वो टू स्ट्रिंग इंस्टेंस ऑफ एम्प्लॉय छापता है। तो इसका मतलब ऐसा बोल सकते हैं, ये जो ऑब्जेक्ट क्लास के पास टू स्ट्रिंग है, ये, मैं इसके साथ एक वर्ड यूज कर रहा हूं, दिस इज जेनेरिक। ये जेनेरिक है, यानी कि जनरलाइज्ड है। ठीक है, ये वर्ड याद रखना, जनरलाइज्ड है। और ये जनरलाइज जो हमारे पास है, ये सिर्फ कॉमन मैसेज दे सकता है, स्पेसिफिक मैसेज नहीं दे सकता। स्पेसिफिक मैसेज क्या होता है? जिसका मतलब हमें कैसा चाहिए? हमें चाहिए स्पेशल फंक्शन, यानी कि स्पेशलाइज्ड वन। स्पेशलाइज्ड का मतलब क्या हुआ? ये हमारे एम्प्लॉय के हिसाब से काम करे ना। एम्प्लॉय के हिसाब से काम करने का मतलब एम्प्लॉय के हिसाब से बताए कि भाई इस एम्प्लॉय का आईडी क्या है, इस एम्प्लॉय का नेम क्या है, इस एम्प्लॉय की सैलरी क्या है, ऐसा मैसेज निकाल कर दे हमें। समझ रहे हो बात? तो हमें एक ऐसा मैसेज निकाल के दे, आईडी नेम सैलरी वाला। क्लियर है सबको मेरी बात? सो दिस इज आवर एक्सपेक्टेशन। तो आपको बात समझनी है, क्रक्स क्या है? whenever you print any object, it's supposed to call toString. That toString is coming from the parent class that is called object class. तो वो कहां से आ रहा है? ऑब्जेक्ट क्लास में से आ रहा है। ठीक है, और जो ऑब्जेक्ट क्लास है उसका टू स्ट्रिंग जनरलाइज्ड है, जेनरिक है। ठीक है, तो ये नहीं बोल रहा कि वो जेनरिक है, और वो जेनरिक है तो वो कॉमन मैसेज दिखाएगा, स्पेशलाइज नहीं दिखाएगा। स्पेशलाइज दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें उसे ओवरराइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम उसे ओवरराइड कर देंगे पेरेंट वाले मेथड को। ये बात समझ में आई? तो अगर इंटरव्यू पूछ लेता है व्हाट इज टू स्ट्रिंग, तो आंसर क्या है? द टू स्ट्रिंग इज यूज्ड टू प्रिंट मीनिंगफुल ऑब्जेक्ट। दिस इज द ओनली आंसर। टू प्रिंट मीनिंगफुल ऑब्जेक्ट वी ओवरराइड टू स्ट्रिंग, बिकॉज ऑब्जेक्ट क्लास टू स्ट्रिंग इज टू जेनरिक, इट्स वेरी जेनरिक। तो वो बहुत जेनरिक चल रहा है। ठीक है, सबको मेरी बात समझ में आई है? डाइजेस्ट हो ये बात? तो अब हम क्या करेंगे, बिकॉज ये तो हमारे लिए किसी काम का नहीं है, तो हम क्या करते हैं, हम ये बात समझते हैं, मैं समझाने के लिए कर रहा हूं सिर्फ। बाय डिफॉल्ट इंटरनली ऐसा हुआ हुआ है। तो एक्सटेंड्स एक कीवर्ड है जिससे हम इनहेरिटेंस करते हैं। ये सब इंटरनल है, मैं लिखूं या नहीं लिखूं ऐसा हो रहा है, तो मैं इसे कमेंट करके छोड़ देता हूं सिर्फ रेफरेंस के लिए, कि आप सबको समझ में आए कि इंटरनली वो ऐसा करके आ रहा है। ठीक है, तो हम ऐसा ही बोल सकते हैं, इन डार्ट वी कैन नॉट क्रिएट अ क्लास विदाउट इनहेरिटेंस। हम कोई भी क्लास बिना इनहेरिटेंस के बना ही नहीं सकते, क्योंकि एवरी क्लास इनहेरिट ऑब्जेक्ट क्लास। ठीक है, अच्छा अब हम यहाँ पहुंचते हैं। हमें पता है कि टू स्ट्रिंग है इसके पास बाय डिफॉल्ट, तो व्हाई नॉट वी ओवरराइड इट? तो मैं यहां जाता हूं, स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग लिख देता हूं। तो स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग मैंने लिख दिया यहां पर। तो टू स्ट्रिंग को मैं ओवरराइड कर रहा हूं। गुड प्रैक्टिस है, मैं इसके ऊपर एनोटेशन लगा देता हूं, @ ओवरराइड की। एनोटेशन का मतलब है मार्किंग कर रहा हूं उसके ऊपर। समझ रहे हो मार्किंग करने का मतलब क्या होता है? जैसे पुराने जमाने में कोई राजा होता था तो उसके ऊपर ताज होता था सर पे। ठीक है ना, तो सब पता था कि हाँ भाई ये राजा है। और अगर कोई सिपाही है तो उसके ऊपर भी ताज होता था। तो वो उसे बोलते थे, ये एनोटेशन है उसकी, जिससे हम पता लगा सकते हैं उसके कपड़ों से, उसके ऊपर जो ताज है उससे पता लगा सकते हैं कि ये बंदा राजा है। ठीक है, ये सोल्जर है। समझ में आ रही है सबको? तो किंग और सोल्जर को आइडेंटिफाई करने के लिए देयर इज अ एनोटेशन। उनके कपड़े ऐसे होते हैं, इससे पता लगाते हैं। आज भी ऐसा होता है। तो अब पुलिसमैन को पता लगाने के लिए उसके कपड़ों से पता लगाते हैं, डॉक्टर को पता लगाने के लिए उसके कपड़ों से पता लगाते हैं, लॉयर को पता लगाने के लिए लॉयर के कपड़ों से पता लगाते हैं। तो इसका मतलब वो सब क्या है? एनोटेशंस है। सेम यहां पर हमने जब लिखा @ ओवरराइड, तो हमने एनोटेट कर दिया कि नाउ हियर आई एम डूइंग द ओवरराइडिंग
द टू स्ट्रिंग विच इज कमिंग फ्रॉम द पेरेंट क्लास आई एम गोइंग टू ओवरराइड इट। मैं ओवरराइड इसलिए कर रहा हूं क्योंकि नाम देखो, ओवरराइड इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं अपना मीनिंगफुल टू स्ट्रिंग यूज करना चाहता हूं, जनरलाइज नहीं यूज करना चाहता। तो यहां जाता हूं मैं, रिटर्न लिखता हूं, रिटर्न आईडी डॉलर आईडी, नेम नेम, सैलरी सैलरी। ठीक है, तो मेरा तैयार हो गया टू स्ट्रिंग मेथड। ध्यान देना, मैंने कहीं पर भी टू स्ट्रिंग नहीं लिखा है क्योंकि मैंने आपको समझाया इंटरनली ऐसा हो रहा है, इंटरनली ऐसा हो रहा है। इस बात का सबूत आपको दिखता है जैसे आप इसे रन कर देते हो। तो रन करते दिखा हमें, इस बार क्या आने लग गया, ये आने लग गया। तो इसका मतलब इसने टू स्ट्रिंग कॉल लगाया और इसने ओवरराइड वाला कॉल लगाया इस बार। तो हमें क्या सीखने को मिला कि जब भी कोई पेरेंट में मेथड होता है हम उसे ओवरराइड कर देते हैं तो पेरेंट वाला हाइड हो जाता है। तो ओवरराइड होते ही क्या होता है, वो हाइड हो जाता है। समझ में आ रही है सबको मेरी बात? तो ये बात हमें भूलनी नहीं है। ठीक है, तो हमें समझ आ गया हाउ इट इज एक्चुअली वर्किंग। तो हम ऐसा बोल सकते हैं जैसे माइकल जैक्सन जो था वो इनहेरिट हुआ था निग्रो से, तो उसकी जो मॉम थी वो निग्रो थी। तो बिकॉज वो निग्रो थी तो माइकल जैक्सन भी ब्लैक था। आप सबको पता है वो काला था, तो वो ब्लैक था। तो उसने क्या किया, स्किन ट्रांसप्लांट कराया अपना और गोरा हो गया। ठीक है, उसने अपनी स्किन को चेंज कर लिया। तो उसने क्या किया, जो इनहेरिट होके कलर मिला था उसको ओवरराइड कर दिया। और अगर उसने जब ओवरराइड कर दिया तो ब्लैक कलर जो था उसका बाय डिफॉल्ट वो हाइड हो गया। समझ रहे हो ना? तो यही हमारे पास हुआ है। तो उसका मतलब हमारा टू स्ट्रिंग हाइड हो गया पेरेंट वाला। क्लियर हो गया आप सबको मेरी बात? ओवरराइडिंग का फंडा समझ आ गया और ये बात समझ आ गई टू स्ट्रिंग का मतलब क्या है। तो इसका मतलब हमें समझ में आता है कि जब भी हमें अपने ऑब्जेक्ट को प्रिंट कराना है तो हमें किसे ओवरराइड कर देना चाहिए, टू स्ट्रिंग को। देखो कोई डाउट हो तो पूछना मेरे से, अगर कोई क्लैरिटी नहीं है किसी को किसी भी तरीके की। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सब इंट्रो क्वेश्चन के हिसाब से है सारी चीजें, समझ लो। और ये बार बार बोल रहे हैं जनरलाइज रूल है, अगर जावा में बात करोगे तो ऐसी ही बातें चलेंगी सेम। ठीक है, सी शार्प में बात करोगे तब भी यही सब चलेगा, इसलिए जनरलाइज रूल है सब। क्लियर है सबको बातें? आगे बढ़ जाऊं मैं, अगर कोई डाउट नहीं है तो। ठीक है, कोई भी चीज बाउंसर नहीं जानी चाहिए क्लास में, ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। और ये बात सबको समझनी है, आप सब पढ़ किसके लिए, और सिर्फ अपने लिए। ये बात समझ लेना, आप सब अपने लिए पढ़ रहे हो, अपने फ्यूचर के लिए। अगर आप सीरियस हो तो अपने फ्यूचर के लिए सीरियस हो, आप सीरियस नहीं हो तो आप अपने फ्यूचर के लिए सीरियस नहीं हो। समझ रहे हो मेरी बात? तो आप किसी के लिए नहीं पढ़ रहे, अपने फैकल्टी मेंबर्स के लिए नहीं पढ़ रहे हो, मेरे लिए नहीं पढ़ रहे हो, अपने पेरेंट्स के लिए भी नहीं पढ़ रहे हो, सिर्फ अपने लिए। तो ऐसा ऐसा समझना चाहिए आप लोगों को कि भाई मैं अपने साथ तो धोखा कभी नहीं करूंगा, है ना? क्लियर है बात आप लोगों को? शोएब का एक क्वेश्चन आया कि क्या एनोटेशन मेंशन करने की जरूरत है। अच्छा, समझना शोएब इस बात को, अगर कोई किंग है तो उसे किंग वाले कपड़े पहनने जरूरी है या नहीं है? नहीं भी पहने तो तब भी तो किंग है ना, या नहीं, है ना? लेकिन किंग की पहचान उसके कपड़ों से, ताकि पूरी दुनिया उसे पहचान सके। समझ लो, ऐसे हम यहाँ जब ओवरराइड कर रहे हैं तो मैं बाकी डेवलपर्स को, सोचो ना, आप एक कंपनी में काम करो, आपने ओवरराइड लिखा है तो बाकी सारे डेवलपर को स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लियर है, हाँ इस बंदे ने ओवरराइडिंग करी है। यहाँ पर नहीं करिए तो वो इम्प्लिसिट है। जो जानता हो, जो जानता हो किंग को, किंग की शक्ल से जानता हो तो अच्छा ये किंग है ना, वो जाके उसे सैल्यूट करेगा। जो नहीं जानता होगा मुझे क्या पता किंग है भाई। समझ पा रहे हो मेरी बात? तो दिस इज हाउ द ओवरराइडिंग फिट इन द पिक्चर। तो ओवरराइडिंग दो लोगों को मैसेज दे रही है, एक तो हमारे ट्रांसलेटर को मैसेज दे रही है कि देखो भैया यहाँ पर ओवरराइडिंग हो रही है, अगर तुमने यहाँ गलती से ऐसा लिख दिया, देखो ऐसा लिख दिया तो देखो एरर आ जाएगा। तो तुम्हारा जो ट्रांसलेटर कहेगा ओवरराइडिंग नहीं हो रही, समझ रहे हो बात? ओवरराइडिंग नहीं हो रही, तो समझना, इसलिए हम यहाँ पर ओवरराइड लिख के छोड़ रहे हैं। और दूसरा, दूसरे डेवलपर को भी समझ आएगा अच्छा हाँ ओवरराइडिंग है। तो इसलिए कोई कंपलसरी नहीं है ओवरराइड लिखना, बट इट इज लाइक अ किंग, कि किंग अपनी ड्रेस में है तो हमेशा हर बंदे को पता है, जो उसे नहीं भी जानता पहली बार देखेगा वो भी कहेगा हाँ ये किंग है। तो सेम यहाँ जो भी नया डेवलपर देखेगा एट द रेट ओवरराइड तो समझ जाएगा कि यहाँ पर इसने ओवरराइडिंग कर रखी है। ठीक है, तो दिस इज द सिग्निफिकेंस। तो कोई बंदा इसको बदल नहीं देगा इस फंक्शन को। ठीक है, सो ये सब स्टैंडर्ड्स है कोडिंग करने के, इसलिए मैं आप लोगों को रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप इन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करो। ठीक है, और जितनी मैं साथ साथ आप लोगों को सबको बोल रहा हूँ कि आप सब लोग जो पढ़ रहे हो बहुत फेयर पढ़ो। ठीक है, डिसिप्लिन। मेरे को, मैं अगर इस एज में अगर आप मेरे से पूछोगे कि भाई लाइफ में सक्सेस होने का क्या है, तो मैंने जितना भी कुछ सीखा अपनी लाइफ में, जिससे मैं अगर आपको उसका क्रक्स बोलूं, तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये बंदा होशियार होता है बंदा नालायक होता है, सब नहीं है, सब फालतू ही बात है। सिर्फ एक चीज होती है डिसिप्लिन, कि ये बंदा डिसिप्लिन है। हर चीज में समझ लेना, किसी भी चीज में। अगर आपको अपनी फिजिक अच्छी करनी है, कि आप चाहते हो कि मैं बहुत फिट हो जाऊं, तो डिसिप्लिन में आ जाओ। जंक फूड मत खाओ, अच्छे फूड खाने शुरू कर दो, एक्सरसाइज करना शुरू कर दो, अर्ली मॉर्निंग उठना शुरू कर दो, जॉगिंग करना शुरू कर दो। तो अगर अगर आप ध्यान
दो, ये सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें बता रही है, डिसिप्लिन है बंदा, तो अच्छा दिखना शुरू हो जाएगा अपने आप ही। समझ में आ रही है सब लोगों को मेरी बात? तो इसको मतलब ऐसे अगर मेरे को टेक्नोलॉजी में अच्छा होना है तो मुझे क्या करना है, डिसिप्लिन लेकर आना है। तो आप सबके लिए सिर्फ एक ही क्रक्स है, डिसिप्लिन इज अ की, हर चीज में सक्सेसफुल होने के लिए। तो अगर आप डिसिप्लिन हो, आप क्लास में बहुत डिसिप्लिन हो, क्योंकि ऑनलाइन है, ऑनलाइन में पता नहीं कौन क्या कर रहा है, हो सकता है वो कोई वेब सीरीज देख रहा हो इसके साथ साथ ही बैठ के, या कुछ और काम कर रहा हो। तो अगर असल में देखा जाए तो वो अपने आप से चीट कर रहा है ना, किसी और से क्या चीट होगा, अपने आप से चीट कर लिया। लेकिन आप डिसिप्लिन हो कि आप क्लास अच्छे से अटेंड करते हो, और आप अच्छे से सारी चीजें पढ़ते हो, घर पे खुद प्रैक्टिस करते हो इन सब चीजों की, 2-3 बार सोचते हो इन सब चीजों के बारे में, नेट पे इसके बारे में और देखते हो। जैसे मैंने टू स्ट्रिंग बताया, किसी ने जाके गूगल कर लिया टू स्ट्रिंग क्या है, चलो पढ़ा जाए, उसके बारे में और डीप में घुसा जाए। तो आप समझ रहे हो, आप अपने साथ डिसिप्लिन, और उस डिसिप्लिन का रिजल्ट आएगा, आएगा गारंटी। अगर आप में से कोई कहता है मैं अच्छे से क्लास अटेंड करता हूँ, मैं अच्छे से पढ़ता हूँ, अच्छे से प्रैक्टिस करता हूँ, हो ही नहीं सकता उसे जॉब ना मिले। समझ में आ रही है आप सबको मेरी बात? तो मार्केट है अप हो या डाउन हो, अच्छे एम्प्लॉयज के लिए हमेशा अच्छी जॉब्स है। ठीक है, आप में से इवन कोई बहुत अच्छे से फ्लटर करके बैठा हो, मेरे पास आके पूछ सकता है, हाँ जी सर जॉब। समझ लो, कॉन्फिडेंट होना चाहिए, एप्स बनाई होनी चाहिए, क्योंकि अच्छे लोगों की हमेशा रिक्वायरमेंट है। अच्छा, यहां से हम आगे बढ़ते हैं। तो हमें समझ आ गया। अब पॉइंटर ये कि आईडी, नेम और सैलरी में वैल्यू कैसे डालें। तो बैड प्रैक्टिस पे आते हैं, राम डॉट आई डी ऐसे, राम डॉट नेम ऐसे, राम डॉट सैलरी ऐसे। मुझे बताना ये बैड है गुड है, ऐसा करना सही है या गलत है? सोच के बताओ सब। अगर हमें सिंगल कोड डालना है तो ये सही है, लेकिन अगर हमें सिंगल कोड नहीं डालना है, थाउजेंड्स हैं, तो फिर ये सही नहीं। हम कब तक डॉट लगा लगा के ना, मतलब आप बोल रहे हो कि अगर मेरे को सिंगल वैल्यू डालनी है तो? अच्छा, अगर हम 2, 4, 10 तक भी डालनी है तो हम ऐसे डाल सकते हैं, लेकिन सर अगर हमें ज्यादा डालनी है तो ओके। अच्छा, तो मुझे जहां तक सबसे बात समझ आ रही है, सब लोग जो मैसेज कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि बहुत सारे अगर ऑब्जेक्ट्स होंगे, ज्यादा वैल्यूज होंगी तो गलत है, बाकी सही है। मैं कह रहा हूँ अगर सिंगल वैल्यू डालनी है तब भी गलत है, तब भी गलत है। ठीक है, कुछ का आंसर है मेथड का यूज कर लो, है ना, कुछ का आंसर है कंस्ट्रक्टर यूज कर लो। जैसे शोएब ने एक आंसर दिया है, सिक्योरिटी नहीं है इसके अंदर, मानव ने बोला सिक्योरिटी नहीं, क्यों नहीं है सिक्योरिटी? मेरा सवाल ये, सिक्योरिटी नहीं, किससे नहीं है सिक्योरिटी? कौन है जो हमारी सिक्योरिटी ब्रेक करेगा? समझ पा रहे हो मेरी बात? इसलिए मैं बार बार आप लोगों के दिमाग में डाल रहा हूँ कि हम किसी भी आंसर को देंगे ना तो इंट्रो इंट्रो ऐसी बात करेगा। आपने बोला सिक्योर नहीं हो गया, कैसे? अब जैसे रोशन ने बोला कंस्ट्रक्टर इज बेस्ट, तो वो पूछा कैसे? मानव ने बोला डेटा प्राइवेट नहीं है, तो प्राइवेट हो जाएगा तो क्या फायदा हो जाएगा? प्राइवेट हो जाएगा तो क्या फायदा हो जाएगा? समझ पा रहे हो सब मेरी बात? प्राइवेट हो जाएगा तो किससे प्राइवेट है? किससे बचा रहा हूं मैं डेटा को? कौन है जो इस डेटा को देख लेगा? समझ पा रहे हो बात? तो मैं रीजन आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों के साथ, तो समझने की कोशिश करना हम देखो। मैं इस मेन कोड को उठाता हूं, कट करता हूं, ध्यान देना, यहां जाता हूं, यहां पहुंचता हूं, सेकंड डॉट डॉट बनाता हूं, यहां पेस्ट कर देता हूं। ठीक है, मैंने यहां पर ऐसा पेस्ट कर दिया। ठीक है, यहां मैंने ऐसे पेस्ट कर दिया। अब सुनना मेरी बात को जरा, मैं यहां जाकर, एम्प्लॉय नहीं मिल रहा है मुझे, तो मैं यहां जाकर लिखता हूं इम्पोर्ट डॉट स्लैश वन डॉट डॉट। इसका मतलब मैंने क्या किया, वन डॉट डॉट को इंपोर्ट कर लिया, और वन डॉट डॉट में एम्प्लॉय है तो एम्प्लॉय यहां पर मिल गया मुझे। समझ में आ रही है सबको मेरी बात? तो ऐसा हो गया अपने पास, बढ़िया, हमें दिख गया यहाँ पर। अब ऐसा क्यों कर रहा हूं, उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन मैं आप सबके सामने रखना चाहता हूं। ये सब मैंने क्यों किया, ब्रेक क्यों कर दिया अलग अलग जगह? क्योंकि हम लोग जब भी कोडिंग करते हैं तो जैसे हम ऊप्स पढ़ रहे हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं, इसी तरीके से गुड प्रोग्रामिंग पढ़ने के लिए हमें एक और प्रोग्रामिंग सीखनी चाहिए, मतलब एक और अप्रोच पढ़नी चाहिए, जिसे बोलते हैं OOAD, यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस डिजाइन। ठीक है, ये क्या कहता है, ये कहता है कि मेरे पास एक, अगर हम इसका क्रक्स पढ़ना चाहते हैं तो इसमें एक प्रिंसिपल होता है सॉलिड, और जिसको सॉलिड पता है ऊप्स में, उसकी प्रोग्रामिंग भी सॉलिड ही है। ठीक है, तो अगर हम एस पे जाते हैं तो एस का मतलब है SRP। तो हम सबसे पहले इसको पढ़ रहे हैं, एस को, ऐसे करते करते मैं सारे कवर अप कर जाऊंगा। SRP का मतलब है सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल। ठीक है, इसका मतलब देखो क्या, ये कहता है कि अगर
आप अपने कोड में ये प्रिंसिपल नहीं ब्रेक करते तो आपका कोड हमेशा अच्छा रहेगा। आप में से शायद किसी ने कभी किसी प्रोजेक्ट में काम किया हो या कोई बड़ी एप्लीकेशन पे काम करने की कोशिश करी हो, तो लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, फंक्शंस बनाते हैं बहुत बड़े बड़े, उसके अंदर 200 200 300 300 लाइनों का कोड लिख डालते हैं, तो बैड प्रैक्टिस है। तो हम क्या करते हैं, सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल का मतलब समझाते हैं कि एक क्लास सिर्फ एक ही काम करनी चाहिए, एम्प्लॉय सिर्फ एम्प्लॉय का काम करना चाहिए। तो तभी ध्यान दो, एम्प्लॉय में आईडी, एम्प्लॉय में नेम, एम्प्लॉय में सैलरी। एम्प्लॉय में डिपार्टमेंट नहीं होना चाहिए, डिपार्टमेंट एक अलग क्लास होनी चाहिए। इसलिए हम बोलते हैं सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल। अगर आप एक फंक्शन बनाते हो, अपना टू स्ट्रिंग एक फंक्शन है, तो वो सिर्फ एक ही काम करता है, एक से ज्यादा काम नहीं करता। वो कहता है मेरा काम है जी आपको मीनिंगफुल डेटा देना। लेकिन अगर तुमने बोला कि सैलरी कैलकुलेट करूंगा टू स्ट्रिंग में, तो गलत कर दिया, क्योंकि तुमने फिर कौन सा प्रिंसिपल तोड़ दिया, सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल। समझ में आ रही है सबको बात? तो इसी वजह से मैंने इस क्लास में सिर्फ क्लास रखी, इसमें मेन नहीं रखा, मेन को यहां से बाहर निकाल दिया। क्योंकि मेन का काम क्या था, मेन का काम था इस चीज को टेस्ट कर लेना, इस चीज को एग्जीक्यूट कर लेना। ठीक है, ये काम एम्प्लॉय का नहीं था, तो मैंने इसे बाहर निकाला और दूसरी जगह ले गया सेकंड डॉट डाटा। सबको मेरी बात डाइजेस्ट हुई है? तो मैंने सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल को तोड़ा नहीं किसी भी तरीके से। तो आप भी जब भी कोई कोड करो आज से, एक फाइल में एक ही काम करवा लो। ठीक है, एक क्लास में एक ही काम कराओ, एक मेथड में एक ही काम कराओ, तो ब्रेक मत करो। तो तुम्हारा कोड कभी भी डर्टी नहीं होगा और हाईली मेंटेनेबल कोड होगा, हाईली मेंटेनेबल, क्योंकि सब चीजें अलग 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 पड़ी है। समझ में आ रही है सबको मेरी बात? तो हम इसे वापस आएंगे। अभी हमने एक प्रिंसिपल पढ़ लिया, SRP, सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल, पहली चीज। ठीक है जी, अब हम आगे बढ़ते हैं इससे थोड़ा। तो हम दूसरी बात समझने की कोशिश करते हैं कि हमने यहां पर जाके इसे इंपोर्ट कर लिया, इंपोर्ट करके राम बना लिया। अब कई लोगों को आप में से बात समझ आ गई थी कि अगर यही चीज दोबारा की जाए, ठीक है, रमेश के लिए किया जाए यही चीज, तो मैंने यहां लिख दिया रमेश, फिर लिख दिया जी रमेश, फिर लिख दिया रमेश। ठीक है, और उसमें भी कुछ वैल्यूज डाल दी गई ऐसे करके। ठीक है, हमने कुछ वैल्यूज डाल दी। अब हमने एक और प्रिंसिपल ब्रेक कर दिया है। अब कौन सा प्रिंसिपल ब्रेक किया है देखिए हम। तो इस बार अगर हम जाएं और इस बार के प्रिंसिपल की अगर हम बात करें, तो इस बार जो हम प्रिंसिपल ब्रेक कर रहे हैं, एक मिनट में इसे यहां से हटाता हूं। तो हमने राम पे भी काम किया और रमेश पे भी काम किया और सेम चीज कॉपी पेस्ट करी। तो जब भी हम कॉपी पेस्ट करते हैं तो हम एक प्रिंसिपल ब्रेक करते हैं, दिस इज कॉल्ड डी। डी का मतलब है DRY। DRY का मतलब है डोंट रिपीट योर सेल्फ, यानी कि कोड को कभी भी रिपीट मत करो। जब भी कोई चीज रिपीट हो, अगर तुम्हारा कोड रिपीट हो जाए तो क्या करो, एक फंक्शन बना लो, उसमें वो कोड डाल दो, और जब जब तुम्हें सेम कोड चाहिए उस फंक्शन को बार बार कॉल कर लो। रिपीट करने से कोड में नुकसान क्या होता है, अगर हम कोड को रिपीट करते हैं तो प्रॉब्लम यह है कि वो मेंटेनेबल कोड नहीं रहता। क्योंकि अगर एक जगह चेंज करना पड़ता है तो 10 जगह चेंज करना पड़ता है, क्योंकि तुमने 10 जगह से कॉपी पेस्ट किया है। लेकिन अगर तुम एक फंक्शन बना लेते हो और उसे 10 जगह से कॉल करते हो और उस फंक्शन में एक जगह चेंज होता है, तो 10 जगह अपने आप चेंज हो जाता है। तो ये भूलना नहीं है भाई। एस सीख लिया हम लोगों ने, SRP, और डी सीख लिया है ड्राई। ठीक है, प्रिंसिपल भूलना मत। और ये तुम्हें पता होगा तुम्हारी कोडिंग हमेशा साफ सुथरी होगी, अच्छी होगी, और कंपनी चाहती है कि तुम्हें SRP ड्राई यानी कि पूरा सॉलिड पता हो। तो हमने अभी S और D सीखा, ऐसे OLI सब सीखेंगे इसके अंदर से, ताकि तुम्हारा ऊप्स बहुत स्ट्रांग हो जाए इससे। क्लियर होगी सबको मेरी बात? आगे बढ़ रहा हूं मैं इससे, अगर कोई डाउट नहीं है इसके अंदर तो हमें बहुत वैलिड रीजन मिल गया कि भाई हमने जाकर ना कोड को क्यों ब्रेक कर लिया, क्योंकि हम SRP चाहते थे। और हम ये क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि हम ड्राई ब्रेक नहीं करेंगे। समझ रहे हो ना मेरी बात? हम ड्राई प्रिंसिपल ब्रेक नहीं करेंगे। अच्छा, ये दो बातें तो हो गई। लेकिन सपोज अगर ये नहीं था, अगर ये नहीं था तो ड्राई नहीं ब्रेक हो रहा था, तो प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये थी मेरा जो डेटा है ना वो डायरेक्टली एक्सेसिबल है। अगर मेरा डेटा डायरेक्टली एक्सेसिबल है तो मेरा कोई डेवलपर, समझना, मुझे खतरा पता है किससे है? सिक्योरिटी का खतरा किससे? मेरे को अपने डेवलपर से खतरा है, जो मेरे साथ बैठ के मेरे बराबर वाली सीट पे बैठ के कोडिंग करता है। क्यों? क्योंकि अगर वो, समझना, वो सब है ना, हम सब लोग जितने भी ऑफिस में काम कर रहे हैं सब वर्कर है एक तरीके से। हम लोग कोड कर रहे हैं तो दूसरा बंदा भी कोड कर रहा है, तो समझ आ रहा बात को? अगर एक बंदा गलती करेगा तो दुनिया में ऐसा कौन इंसान है जो अपनी गलती मानता हो? समझ पा रहे हो? सब क्या करते हैं, अपनी गलती दूसरे पे डाल देते हैं। तो अगर दूसरा डेवलपर मेरी क्लास को कॉल लगा के मेरे में गलत वैल्यू डाल देगा, एक्सीडेंटली डाल देगा, मान लो एक्सीडेंटली मतलब उसने कुछ सैलरी कैलकुलेट करी, उसके फंक्शन ने नेगेटिव सैलरी दी, नेगेटिव सैलरी मेरे पास आ गई, एम्प्लॉय को मिली नेगेटिव नेगेटिव सैलरी। नेगेटिव सैलरी का मतलब समझते हो ना क्या होता है? नेगेटिव सैलरी का मतलब होता है कि भैया तुम्हें सैलरी नहीं दी जाएगी, तुम हमें वापस पैसा दो।
तो अगर आपकी सैलरी 10,000 रुपए है तो 10,000 रुपए आपको मिलते हैं क्योंकि पॉजिटिव है, क्रेडिट होते हैं। नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या है, आपने पहले से हमसे कुछ एडवांस ले रखा है, इसलिए माइनस हो गई वो सैलरी, तुम्हें वापस देना है मुझे। क्लियर हो रही बात आप लोगों को? तो समझना ये इम्पैक्ट डायरेक्टली किस पे करने वाला है, एंड यूजर पे, अगर नेगेटिव सैलरी आती है तो हम चाहते हैं कि नेगेटिव सैलरी नहीं आए, किसी भी तरीके से ना आए। तो आपको समझना है कि हमें अपने मेंबर वेरिएबल को डायरेक्ट एक्सेस करने से बचाना है। अगर किसी ने भी डायरेक्ट एक्सेस किया, उसमें कुछ भी डाल दिया, हम नहीं चेक कर पाएंगे। तो ये दिस इज द बैड कोड, डायरेक्ट एक्सेस इज नेवर नेवर अलाउड। तो अब क्या किया जाए, डायरेक्ट एक्सेस को रोका जाए, तो प्राइवेट बनाया जाए। प्राइवेट बनाने के लिए बस इतना सा काम करना है, दैट्स इट। तो कितना आसान है, कोई प्राइवेट नाम से कोई कीवर्ड नहीं होता है यहाँ पर, बस अंडरस्कोर 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 मारा, बस बन गए जी प्राइवेट, बन गए प्राइवेट। तो बस यहाँ पर भी लिख दो, ये तो अंदर ही अंदर यूज हो रहे हैं ना, प्राइवेट यहाँ यूज हो सकता है, यहाँ हमने ऐसा कर दिया। अब अगर हम यहाँ सेकंड डॉट डाट की तरफ जाते हैं और मैं फिर भी गलती से या इंटेंशनली एज अ डेवलपर ये करने की कोशिश करता हूं, तो देखो यही एरर आ गया, कह रहा है नहीं मिलेगा जी आपको, एक्सेस ही नहीं मिलेगा इसका, आप नहीं कर सकते इसे एक्सेस। सबको मेरी बात डाइजेस्ट है? तो अब सवाल उठता है कैसे करें भैया एक्सेस। तो अगर इसे एक्सेस करना है तब बात आती है कंस्ट्रक्टर की। तो मैं आपको रीजन समझा रहा हूं, किसी को डायरेक्टली बोलोगे ना कंस्ट्रक्टर, उसे कन्विंस करना पड़ेगा इंट्रो के टाइम पे कंस्ट्रक्टर क्यों। अब बात आती है कंस्ट्रक्टर की, क्यों आती है कंस्ट्रक्टर की बात, देखो क्योंकि हम जब यहाँ एम्प्लॉय के आगे ये ब्रैकेट लगाते हैं, आप सब जानते हो जब भी किसी चीज के आगे ब्रैकेट लगाए जाते हैं ये वाले, ठीक है, जैसे हमने नाम दिया था बनाना ब्रैकेट, अगर ये बनाना ब्रैकेट लगाए जाते हैं तो इसका मतलब होता है सीधा सीधा कि हम यहाँ पर कॉलिंग कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर कॉलिंग कर रहे हैं, किसकी कॉलिंग कर रहे हैं, सवाल ये उठता है किसकी कॉलिंग कर रहे हो। तो हम बोलेंगे ये जो हम कॉलिंग कर रहे हैं ये हम कंस्ट्रक्टर की कॉलिंग कर रहे हैं। किसकी कर रहे हैं, कंस्ट्रक्टर की। तो हर क्लास में कंस्ट्रक्टर होता है, नाम देखो कितना अच्छा है, कंस्ट्रक्टर, यानी कुछ कंस्ट्रक्ट हो रहा हो। जब ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्ट हो रहा होता है, ध्यान देना, जब ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्ट हो रहा होता है तब कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, तब इसका नाम कंस्ट्रक्टर है। जब भी ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर हो रहा होता है तब जाकर कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। हर क्लास में एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर मतलब है एम्प्टी, कुछ नहीं करता। तो हर क्लास में डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, तो इसका मतलब इसमें भी एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, करता कुछ नहीं, खाली है। तो अगर हम यहां से यहां पहुंचते हैं और यहां जाकर अगर मैं लिखता हूं एम्प्लॉय, ध्यान देना, और ऐसा, सो दिस इज व्हाट, दिस इज अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, जो कि है आई एम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो मैं अब आपको इसका सबूत दे रहा हूं कि ये है। तो मैं यहां जाता हूं सेकेंड पे और यहां चला जाता हूं उसे, तो आपको ये लाइन दिखनी चाहिए आई एम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो यहां जाते हैं और यहां रन करते हैं, सॉरी यहां नहीं, गलत कर दिया मैंने, डॉट सेकेंड, क्योंकि सेकेंड में मेन ले है ना हम लोग। तो लिखा है ना आई एम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, तो ये लाइन जब चली तो आई एम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। और फिर जब प्रिंट राम आया तो राम में नल था क्योंकि इनिशियलाइज नहीं किया था हम लोगों ने उसे। समझ में आ गया सबको मेरी बात? अब पॉइंट आता है, ध्यान से देखना, अब पॉइंट आता है कि मैं इसको ऐसे इनिशियलाइज कर दूं, ऐसे इनिशियलाइज कर दो। तो अगर मैं इसे ऐसे इनिशियलाइज कर देता हूं तो मेरे पास डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के टाइम पे सारी वैल्यूज इनिशियलाइज हो जाएगी। तो कंस्ट्रक्टर का यूज क्या हुआ, टू इनिशियलाइज द इंस्टेंस वेरिएबल, वर्ड मत भूलना, टू इनिशियलाइज द इंस्टेंस वेरिएबल। इंस्टेंस वेरिएबल का मतलब होता है जो ऑब्जेक्ट के टाइम पे बनते हैं। कंस्ट्रक्टर भी कब कॉल होता है, ऑब्जेक्ट के टाइम पे। तो किसको इनिशियलाइज करेगा, इंस्टेंस वेरिएबल को ही इनिशियलाइज करेगा। ठीक है, तो हमने कर दिया जी प्रिंट राम, फिर से जाते हैं आपका, रन कर दिया, तो ये इनिशियलाइज हो गया। लेकिन इससे प्रॉब्लम है, राम के लिए भी ये होगा, रमेश के लिए भी होगा। तो इसका मतलब अगर मैं यहां जाकर इस लाइन को खोल देता हूं, इसको कमेंट कर देता हूं और फिर बोलता हूं प्रिंट रमेश, तो आप सबको पता है ये भी टू स्ट्रिंग ही कॉल लगाएगा अंदर जाकर। लेकिन प्रॉब्लम तो ये है कि दोनों के केस में डेटा क्या आएगा, सेम आएगा, क्योंकि दोनों केस में सेम कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है और दोनों के यहां तो राम नहीं आना चाहिए था। ठीक है ना, तो दिस इज द प्रॉब्लम। तो अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है कि आप पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाओ। तो अगर हम यहाँ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाए तो कंस्ट्रक्टर का नेम सेम, और यहाँ लिख देते हैं आईडी और नेम और सैलरी, ऐसा हमने कर दिया। अब एक प्रॉब्लम है डार्ट के अंदर, डार्ट कहता है एक ही नाम से दो कंस्ट्रक्टर नहीं बन सकते डार्ट के अंदर। तो आप समझना, ये एम्प्लॉय है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, या तो डिफॉल्ट बना लो या पैरामीटराइज, साफ लिखा रहा है द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इज ऑलरेडी डिफाइंड, ट्राई गिव वन ऑफ द कंस्ट्रक्टर समथिंग, कुछ बता रहा है। ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये कि हम अगर ये बना के बैठे हैं, तो मैं से कमेंट कर रहा हूं समझाने के लिए,
तो अगर मैं अब बनाता हूं तो देयर इज नो इशू, तो देयर इज नो इशू। और यहाँ आईडी के अंदर आईडी डालकर आया था, नेम के अंदर नेम डालकर आया था, और सैलरी के अंदर सैलरी डालकर आया था। समझ में आ रही है सबको मेरी बात? और अब मैं यहां से ऐसा कर सकता हूं, यहां से मैं ऐसा कर सकता हूं, ठीक है, और यहां से मैं ऐसा कर सकता हूं, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन आया प्रथम का, हम वेरिएबल बनाकर छोड़ सकते हैं जिसमें हमारे कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का कंसेप्ट भी ओवर हो जाता है। आप क्या बोलना चाहते हो? आप ये बोलना चाहते हो कि वेरिएबल बना के छोड़ने मतलब यहाँ वैल्यू डालने की बात कर रहे हो क्या? ऐसा तो वो कुछ? जो आपने उस दिन बताया था ना कि फंक्शन ओवरलोडिंग, मेथड ओवरलोडिंग नहीं होता, तो हम अच्छा अच्छा, वो वाला। समझ गया। आते हैं, उस पर भी आते हैं। इसका मतलब आप बोल रहे हो कि हम ऑप्शनल पैरामीटर बना दें, है ना? यस कि सर। हम पैरामीटर को क्या कर दें, ऑप्शनल कर दें, जिसको चाहिए वो भेज दे, जिसको नहीं चाहिए कर सकते हैं, वो भी एक चॉइस है। लेकिन मैं, क्योंकि वो पता है हमें, तो मैं दूसरी चॉइस की तरफ लेकर आना चाहता हूँ हम लोगों को, कि हमें एक और वेराइटी समझ में आ जाए। तो एक तो हमें दिख गया ड्रॉबैक ये है कि ये इंट्रो पूछेगा कि क्या हम एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर ओवरलोड कर सकते, तो आप कह रहे हो नहीं कर सकते, क्योंकि डिफॉल्ट नहीं अलाउड है, या तो डिफॉल्ट होगा या पैरामीटराइज होगा, जो हमें दिख गया। और अब एक बार इसे चला लेते हैं। तो ये जो हमने चलाया था, अभी फिर से एक बार मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को क्विकली। तो ये चलने के बाद इसने ये आउटकम दे दिया है, राम के लिए भी और रमेश के लिए, बढ़िया चल गया सब। अच्छा, अब मैं क्या कह रहा हूँ, मैं इसे बोल रहा हूँ कि ये तो बहुत बढ़िया जो चल के आउटपुट आ गया, राम के लिए भी रमेश के लिए भी। लेकिन मैं दोनों कंस्ट्रक्टर चाहता था। अब दोनों कंस्ट्रक्टर क्यों चाहता था, इसके पीछे रीजन समझाता हूं। तो मैं कह रहा हूँ कि दोनों कंस्ट्रक्टर इसलिए चाहिए, हो सकता था कि कोई डिफॉल्ट को कॉल लगाए, कोई पैरामीटर से कॉल लगाए, तो नीड थी मेरी, उसके बेसिस पे मैं किसी को भी कॉल लगा दूं। तो अगर मैं दोनों कंस्ट्रक्टर चाहता हूँ, ये भी चाहता हूँ, ये भी चाहता हूँ, तो दे हैव क्रिएटेड अनदर वे, जो बहुत ही सोच के और बहुत बढ़िया तरीके से बनाया इन लोगों ने। इन्होंने बोला कि आप एम्प्लॉय लिखो, क्लास का नाम लिखो, उसके आगे डॉट लगा दो, उसके आगे डॉट लगा के यहां एक ऐसा नाम दे दो जो आप चाहते हो। तो जैसे मैं इसका नाम दिया टेक इनपुट। इसका मतलब क्या है, इसने बोला कि देखो एम्प्लॉय क्लास है, इसके आगे जब आप टेक इनपुट लिखते हो तो मैं इसे नेम्ड कंस्ट्रक्टर बनाता हूं। समझना कैसे कंस्ट्रक्टर बनाता हूं, नेम्ड कंस्ट्रक्टर। तो अगर तुमने सी प्लस प्लस पढ़ाओ या जावा पढ़ाओ, तो जावा के अंदर ना ऐसी चीजें नहीं होती नेम्ड कंस्ट्रक्टर। वहां पर क्या होता है, कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड कर देते हैं, फिर पैरामीटर गिनते रहते हैं, कौन सा पैरामीटर है, कौन सा कॉल होगा। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने नेम्ड कंस्ट्रक्टर बना दिया, यानी कि जितने मर्जी कंस्ट्रक्टर बनाओ, सबके नाम दे दो कुछ कुछ, तो जिसको बुलाना चाहो उसको उसके नाम से बुला लेना। तो इसलिए कंसेप्ट आ गया कि इसका नेम कंस्ट्रक्टर का। तो अगर तुमसे कोई पूछ रहा है कि एक से ज्यादा, मोर देन वन कंस्ट्रक्टर बनाना है, अगर मोर देन वन कंस्ट्रक्टर बनाना है, तो सजेशन क्या है, क्या बनाओ, नेम्ड कंस्ट्रक्टर यहां बनाओ। ठीक है जी। तो जैसे एहसान ने पूछा है कि पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर नहीं होते, होते तो हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, बने तो ये लाइन नंबर 13 है, दिस इज व्हाट, दिस इज अ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। लेकिन बस ये बात समझनी है आपको कि सेम नेम से नहीं बनते, इसलिए यहां पर फंडा किस चीज का आ गया, नेम्ड कंस्ट्रक्टर का फंडा आ गया। हाँ जी, मेरी बात समझ में आ गई है? तो यहाँ पर नेम्ड कंस्ट्रक्टर है, अगर हमें पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाने हैं तो आप जितने मर्जी पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाते जाओ, लेकिन बाय नेम्ड। और इससे फायदा क्या होगा, जब हम इसे बुलाएंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि हमने कौन सा कंस्ट्रक्टर बुलाया है। लेकिन ये बात हमें कभी सी प्लस प्लस जावा में समझ नहीं आती, क्योंकि हम वहां पर पैरामीटर से समझते हैं हर चीज को, सबके नाम सेम होते हैं, फिर पैरामीटर से समझेंगे। ठीक है, तो इसका एडवांटेज है अगर ध्यान से देखो। ठीक है जी, सबको बात समझ में आ गई? तो अब अगर मेरे को इसे बुलाना होगा, इस कंस्ट्रक्टर को बुलाना होगा, तो कैसे बुलाया जाएगा? देखो, मैं यहां जाऊंगा और यहां जाके लिखूंगा एम्प्लॉय डॉट टेक इनपुट। ठीक है, और सपोज मेरे को यहाँ पर डिफॉल्ट को बुलाना होगा, तो मैं डिफॉल्ट को बुला सकता हूँ। तो सपोज मैं यहां लिख देता हूँ डॉट टेक इनपुट, और यहां मैं बोलता हूँ यहाँ आई वांट टू कॉल द डिफॉल्ट वन। तो डिफॉल्ट को बुलाऊंगा तो कोई पैरामीटर नहीं भेजूंगा, तो मैंने इसे हटा दिया। और यहां अगर हम जाए तो यहाँ डिफॉल्ट बैठा है। तो अब दोनों कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहे हैं, डिफॉल्ट वाला भी और पैरामीटराइज वाला भी। उस पैरामीटराइज का क्या है, नेम है। तो दैट्स व्हाई देयर इज अ थिंग कॉल्ड नेम्ड कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो भूलना नहीं है कि नेम्ड कंस्ट्रक्टर नाम की भी चीज है। आई होप ऐसा नहीं समझ में आ गई बात कि यहाँ पर इन्होंने क्या एडिशनल चेंज किया और वो कितना बेनिफिशियल चेंज है। और या फिर आप एक
काम ऐसा कर सकते हो कि आप ऐसा कंस्ट्रक्टर बना दो, अगर आप नहीं चाहते ना तो नेम बनाओ ना पैरामीटर्स बनाओ, मैं नहीं बनाना चाहता इन दोनों में से कोई भी, तो मैं एक ऐसा कंस्ट्रक्टर बना दो जो फ्लेक्सिबल हो। फ्लेक्सिबल का मतलब है एम्प्लॉय लिख दिया, इसके आगे कर्ली ब्रैकेट लगा दिया और उसके आगे ऐसा स्पेसिफाई कर दिया, यहाँ ऐसा स्पेसिफाई कर दिया। इसका मतलब क्या हो गया, सारे पैरामीटर क्या हो गए, ऑप्शनल हो गए, और ये ऑप्शनल हो गए तो इन सब के आगे कोई डिफॉल्ट वैल्यू दी, अगर नहीं है तो 0 है, नेम है तो मान लो जी ब्लैंक है, सैलरी नहीं है तो 0.0 है। अब जिसको जैसा कॉल लगाना हो वैसा कॉल लगा लेगा। तो जैसे मैंने इसको यहाँ स्पेसिफाई किया और यहाँ इन सब वैल्यूज को ऐसे करके यहाँ जाकर लिख दिया, दिस लिख भी सकते थे, तो मैं भी ऐसा लिखता हूँ, आईडी के अंदर आईडी और नेम के अंदर नेम। ठीक है, डाइजेस्ट करना इस बातों को बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी चीजें इसके अंदर अगर आप देखोगे ना तो इन लोगों ने बहुत फ्लेक्सिबल बनाने की कोशिश करी चीजों को। ठीक है, तो आपके पास बहुत सारी वैरायटी हो गई एक ही चीजों को करने के लिए। तो अभी ऐसा बन गया हमारे पास, अब एक ऐसा कंस्ट्रक्टर है, ये देखो डिफॉल्ट की तरह भी काम करेगा, पैरामीटर्स के साथ भी काम करेगा और ये बहुत ही फ्लेक्सिबल है। जब आपने इसे ऐसे बुलाया तब भी चल जाएगा क्योंकि कोई वैल्यू जाएगी नहीं उसके अंदर। अब इसको मैं कमेंट कर देता हूँ रेफरेंस के लिए, और फिर मैं यहाँ जाके लिखता हूँ एम्प्लॉय रमेश इक्वल्स टू एम्प्लॉय, अब ध्यान देना एम्प्लॉय, और यहाँ जाके मैं लिख दूंगा आईडी में डाल दो जी सिर्फ 1001, तो सिर्फ आईडी जाएगा। किसी में डाल दूंगा नेम तो नेम ही जाएगा, किसी में सैलरी डाल दूंगा सैलरी जाएगा। तो बहुत फ्लेक्सिबिलिटी होगी क्योंकि सब ऑप्शनल है। हाँ जी, सबको बात समझ आई? तनुज का क्वेश्चन आया है कि कंस्ट्रक्टर के लिए है या फंक्शन के लिए भी ओवरलोडिंग नहीं है? फंक्शन के लिए भी नहीं है तनुज, ये बात पढ़ी थी ना हम लोगों ने कि फंक्शन के लिए नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम ये खेल खेल सकते हैं ना। अब आपको समझ में अगर इंटरव्यू आपसे पूछते हैं क्या ओवरलोडिंग होती है यहाँ पर, तो नहीं, तो कैसे फिर प्रॉब्लम क्या है, क्यों क्यों नहीं है, क्या अरे भाई ऑप्शनल पैरामीटर है, आप समझो ना। बहुत दिमाग में अगर ध्यान से बात डाली जाए तो समझ आएगा यार ओवरलोडिंग आई क्यों थी। तुम सबने ओवरलोडिंग तो पढ़ ली, कभी ये सोचो ना ओवरलोडिंग क्यों आई थी? क्योंकि तुम्हारे पास जावा या सी प्लस प्लस जैसी जो प्रोग्रामिंग थी तो वो स्ट्रिक्ट थी। स्ट्रिक्ट थी तो इसका मतलब क्या था, वहां नंबर ऑफ पैरामीटर फिक्स थे कि भैया यहाँ 2 ही होंगे, तो तुम एक और फंक्शन बनाते 3 पैरामीटर वाला, फिर एक और फंक्शन बनाते 4 पैरामीटर वाला। अगर वहां पर भी पैरामीटर ऑप्शन हो जाए तो ओवरलोडिंग की कोई नीड ही नहीं है। तो ये बात समझो कि अगर तुम्हारे पास पैरामीटर ऑप्शनल है तो ओवरलोडिंग चाहिए क्यों? क्लियर हो रही है आप सबको मेरी बात? इसलिए ऐसा किया है। ठीक है जी, ठीक है, समझ में आ गई बात सबको? तो ये बात प्रथम ने भी बताई कि आप डिफॉल्ट से सब खेल सकते हो, ये हमें समझ में आ गया। और फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत जबरदस्त है यहाँ पर, वो हमें मिल गई है। अच्छा, तो इसी तरीके से ना नई नई चीजें मार्केट में आनी शुरू होती है जो हम देख रहे हैं। देखो, अगर हम एहसान का क्वेश्चन दे रहा हूँ, मनीष का जो क्वेश्चन है दैट इज ओवरलोडिंग, तो हमें ना एक बात समझनी है कि जब भी हम ओवरलोडिंग करने की बात करते हैं यहाँ पर, तो हमें सबसे पहली बात क्या समझनी जरूरी है कि ओवरलोडिंग हम करते क्यों थे? क्योंकि हमारे पास जो फंक्शंस होते थे उसके पैरामीटर फिक्स होते थे। ठीक है, फिक्स होते थे तो हमें 2 पैरामीटर वाला या 3 पैरामीटर वाला 4 पैरामीटर वाला फंक्शन बार बार बनाना पड़ता था। यह फ्लेक्सिबिलिटी दे दी हमने, कैसे? हमने कंस्ट्रक्टर में करली ब्रैकेट लगा के कैसे पैरामीटर बना दिए, नेम्ड ऑप्शनल पैरामीटर बना दिए और उन सबकी डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर दी। अगर आप नहीं दोगे तो उनकी डिफॉल्ट वैल्यू सेट हो जाएगी। तो इससे क्या फायदा हुआ, मेरा एक ही कंस्ट्रक्टर बिना पैरामीटर के भी चलता है, एक पैरामीटर देके भी चलता है, 2 पैरामीटर देके भी चलता है और 3 पैरामीटर देके भी चलता है। तो मैंने एक ही फंक्शन से सब कुछ कर दिया, तो मुझे ओवरलोडिंग की कोई नीड ही नहीं है। मनीष, समझ में आ रही मेरी बात? तो ओवरलोडिंग किनको चाहिए? जिनके पास ऑप्शनल पैरामीटर का फीचर नहीं है। जिनके पास ऑप्शनल पैरामीटर का फीचर है उन्हें ओवरलोडिंग की कोई नीड ही नहीं है, इसलिए हमें डार्ट में नीड ही नहीं पड़ रही इसकी। ठीक है जी, समझ में आ गया बात आप सबको? अच्छा, एहसान का क्वेश्चन है कि भाई अगर मैं टेक इनपुट नाम से मेथड बनाऊंगा तो बना सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जब कंस्ट्रक्टर कॉल होता है तो ध्यान दो, कंस्ट्रक्टर जब कॉल होता है तो उसके साथ हम लिखते हैं एम्प्लॉय डॉट टेक इनपुट, लेकिन जब फंक्शन कॉल होता है तो उसे कैसे कॉल लगाते हैं, ऑब्जेक्ट डॉट टू स्ट्रिंग। तो दोनों कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो रहे। क्लियर है बात? तो हम उसे ऑब्जेक्ट से बुलाएंगे, यहाँ पर उसे कंस्ट्रक्टर को हम क्लास से बुला रहे हैं क्योंकि वो ऑब्जेक्ट बनने से पहले कॉल हो रहा है। समझ में आई बात? ठीक है जी, ये हमें डाइजेस्ट हो गया। आई होप सबको समझ में आ गई बात। अब मैं कुछ 1-2 पॉइंट्स और आप सबके सामने एलोबरेट करना चाहता हूँ, तो मैं इसको भी कमेंट करूँ सब रेफरेंस के लिए। तो ये हमने फ्लेक्सिबल बना दिया। अब सपोज मेरे पास, यहाँ जाता हूँ मैं, मेरे पास एक एम्प्लॉय है, ठीक है, और एम्प्लॉय में मैंने बात करी कि भाई मुझे असल में ये करना था। ठीक है, तो सपोज मैं जानबूझ के ना इसके वेरिएबल का नाम भी ऐसे रख रहा हूँ, जानबूझ के रख रहा हूँ कि आपको और क्लैरिटी। और यहाँ मैंने ऐसा लिख दिया। ठीक है, ये मैंने किया। और आप सबको कहीं ना बात समझ में आनी चाहिए
कि ये जो वेरिएबल है ना, यहाँ जो मैंने लिखा है, दिस वन, दिस इज योर, एंड दिस वन एंड दिस वन, दीज ऑल आर लोकल वेरिएबल्स। ये सब कौन से वेरिएबल है? लोकल, क्योंकि इस कंस्ट्रक्टर तक इनका स्कोप है। लेकिन ये जितने भी यहां हम जो लिख रहे हैं, दीज ऑल आर इंस्टेंस वेरिएबल। ठीक है, ये इंस्टेंस वेरिएबल है। अब जब हम यहां इस वैल्यू को, ध्यान देना, इस वैल्यू को ऐसे डालेंगे ना, अंडरस्कोर आईडी में अंडरस्कोर आईडी डालने की कोशिश करेंगे, तो ये अंडरस्कोर आईडी तो ये कौन सा वाला है? लोकल वेरिएबल है। और ये वाला अंडरस्कोर आईडी कौन सा होगा? ये भी लोकल ही रह जाएगा। क्योंकि अगर हम ध्यान से देखें तो इस लाइन में अंडरस्कोर आईडी सबसे पास से, ध्यान समझना, सबसे नियर से, इसलिए वर्ड यूज करो, सबसे नियरेस्ट अंडरस्कोर आईडी कहां से मिलेगा मेरे को? लोकल से मिलेगा। तो ये फार हो गए, दिस इज बिकम फार, बहुत दूर है, एंड दिस इज वेरी नियर टू मी। सो जब भी मैं अंडरस्कोर आईडी इक्वल टू अंडरस्कोर आईडी लिखूंगा तो हमेशा नियरेस्ट को यूज करेगा, और नियरेस्ट उसके पास यही पड़े हैं, लोकल वाले। तो लोकल इज बिकम नियरेस्ट, एंड व्हेन इट इज बिकम नियरेस्ट, सो इट नेवर एक्सेस दिस वन, इसको एक्सेस नहीं करता। अब इसको डिस्टिंग्विश करने के लिए कि भाई ये लोकल है, इसका नाम भी सेम है और इसका नाम भी सेम है, इन दोनों को डिस्टिंग्विश करने के लिए वी यूज अ वर्ड कॉल्ड दिस। तो दिस क्या रखता है? दिस एक पॉइंटर की तरह है, यानी कि एक रेफरेंस रखता है। तो इसके पास रेफरेंस होता है किसका? करंट ऑब्जेक्ट का। यानी कि हमने राम का ऑब्जेक्ट बनाया तो करंट ऑब्जेक्ट राम है, तो उसका एड्रेस इसके पास पड़ा है। और आप सबको पता है जब राम का ऑब्जेक्ट बनता है तो ऐसा होता है ना, राम के पास एड्रेस था 66 और वो पॉइंट कर रहा था एक मेमोरी को, और दिस के पास भी क्या एड्रेस है? 66 ही है, तभी वो वर्ड मैंने यूज किया, करंट ऑब्जेक्ट का रेफरेंस रखता है। और अगर आप ध्यान से देखो तो दिस का मतलब भी क्या होता है? जब भी आप इंग्लिश में भी किसी के सामने बोलते हो दिस इज, राइट, तो इसका मतलब करंट की बात कर रहे हो। सो दैट्स व्हाई देयर इज अ वर्ड कॉल्ड दिस, दैट्स व्हाई उन्होंने दिस वर्ड बनाया। तो दिस वर्ड करंट को रखेगा, जिसका ऑब्जेक्ट बनाया राम बनाया तो राम का रेफरेंस के पास होगा। तो जब मैं लिखूंगा दिस डॉट आईडी, तो इसका मतलब उस मेमोरी पे जाकर उस आईडी को उठा लाएगा। समझ रहे हो? तो इसलिए हमें किसको उठाना है? इस वाले को उठाना है, इंस्टेंस वेरिएबल को उठाना है। इंस्टेंस वेरिएबल हीप में बने होते हैं, हीप में एक्सेस करने के लिए हमें रेफरेंस चाहिए होता है, और दिस के पास वही रेफरेंस होता है। समझ में आई सबको बात? कनेक्ट हुई है? तो ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट्स जो बन रहे हैं वो हीप में बन रहे हैं, और हीप में जब बनते हैं तो इंस्टेंस वेरिएबल्स को मेमोरी में ले जाता है। ये सब हमने पीछे पढ़ा है। और जो इंस्टेंस वेरिएबल्स हैं हमारे पास, उसका रेफरेंस राम के पास भी पड़ा है और दिस के पास भी पड़ा है। तो इन दोनों को डिस्टिंग्विश करने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं? वी आर गोइंग टू यूज अ वर्ड हेयर दैट इज दिस। तो दिस कब पिक्चर में आता है? जब लोकल वेरिएबल का नाम और मेरे इंस्टेंस वेरिएबल का नाम सेम हो जाता है, तब मैं उसे इस स्टाइल में लिखने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, बढ़िया, समझ में आया सब लोगों को वाली बात? तो दिस का मतलब हमेशा याद रखना, ये हमने यहां पर कर दिया। ठीक है, या तो बात समझ में आ गई सबको? डाइजेस्ट हो गई मेरी बात? अमन, मैं आपके क्वेश्चन को भी लेने वाला हूँ, उस पर आने वाले हैं, उस टॉपिक पे। ठीक है, ये हमें जब बात समझ में आती है तो आई जस्ट कमेंटेड आउट दिस थिंग। ये बड़ा पेनफुल और बड़ा सा सिंटैक्स है, ये डांट जानता है। तो डांटने का यार, अगर तुम ऐसा करने वाले हो ना तो तुम व्हाई नॉट यू डू दिस थिंग, तो तुम ये लिखो सीधा, ध्यान देना, ये लिखो बस। कहते तुम लिखो लाइन नंबर 7, ध्यान देना, तुम लिखो लाइन नंबर 7, मैं अंदर जाकर इस लाइन नंबर 7 को बना दूंगा इसके बराबर। ठीक है, तो इसको हम क्या बोले? दिस इज अ शॉर्ट हैंड वे ऑफ डिफाइनिंग कंस्ट्रक्टर। तो अगर तुम्हें कंस्ट्रक्टर को शॉर्ट हैंड वे में डिफाइन करना है, सो गो फॉर दिस, इस वाले स्टाइल पे जाओ, तो बेस्ट है। ठीक है ना? अगर तुम्हें कुछ कैलकुलेशंस नहीं करनी किसी भी तरीके की, तो तुम इसे यूज करो। तो लाइन नंबर 7, ठीक है, क्लियर है? मानवी, आपका माइक ऑन है, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? ठीक है जी, क्लियर हो गया सबको? बात समझ में आ गया? शॉर्टकट वे भी समझ आ गया? ठीक है, हाँ जी, क्लियर हो गया बात आप सबको? और अब हम बढ़ते हैं आगे। तो ये हमें समझ में आया, सेव कर लेते हैं इसे, और फिर से इसे टेस्ट करने की बारी है। तो अब तो हमें पूरा पूरा पैरामीटर लिखने पड़ेंगे, तो मैंने यहां जाकर पैरामीटर्स डाल दिए इसको टेस्ट करने के लिए। इसको कमेंट कर देते हैं, सिर्फ इसको टेस्ट करके आ जाते हैं, और शॉर्टकट वाला भी मेथड चलना चाहिए। परफेक्ट, समझ में आई बात आप सबको? दूसरी एक और बात, ये जो अंडरस्कोर आईडी से जो भी आप प्राइवेट बना रहे हो, उसका स्कोप विद इन द फाइल होता है, विद इन द क्लास नहीं होता है। वर्ड याद रखना कि इसका जो स्कोप है
वो कहां तक है, इसका स्कोप विद इन द डार्ट फाइल है, ठीक है, प्राइवेट का, नॉट विद इन द क्लास, इसलिए वर्ड याद रखना। तो उसको स्कोप विद इन द फाइल तक होता है। इसका मतलब अगर इसी के अंदर एक और क्लास बना दो और वो एक्सेस करना चाहता है प्राइवेट को, तो एक्सेस कर सकता है। ठीक है जी, हमें यहाँ तक बात सबको डाइजेस्ट हो चुकी है अच्छे से, और हमने कंस्ट्रक्टर का फंडा भी समझ लिया। अब एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है, अमन ने पूछा है, उसने पूछा है कंस्ट्रक्टर में जो वैल्यू आपने इनिशियलाइज करी है, ध्यान सुना, जो वैल्यूज हमने कंस्ट्रक्टर में इनिशियलाइज करी है, जैसे 101 राम 999, हमने सोचा कि राम की सैलरी बढ़ गई, शुरू में तो थी 999, फिर इंक्रीमेंट हो गया उसका, जब इंक्रीमेंट हो गया तो अब उसकी सैलरी बढ़ गई है। अब प्रॉब्लम शुरू होती है असली, क्योंकि जब उसकी सैलरी चेंज हो गई तो हमने तो बना दिया अपने वेरिएबल्स को प्राइवेट, तो हम उसे चेंज कर नहीं सकते, और कंस्ट्रक्टर तो सिर्फ कब कॉल होता है, जब ऑब्जेक्ट बनता है। अब अगर आप में से कोई ये सोचता है कि चलो फिर से ऑब्जेक्ट बना देना, तो गलत हो जाएगा सब कुछ। क्यों? अगर तुमने दोबारा से इसका ऑब्जेक्ट बनाया तो दोबारा से रीइनिशियलाइजेशन होगी, दोबारा से एक नई मेमोरी बनेगी, दैट्स अ रॉन्ग वे, क्योंकि हम मेमोरी खराब कर रहे हैं। तो आपको समझना है कि when you make your variable private, it never be accessible outside, and when you have a constructor, so it is get initialized only once, so we want to reinitialize it, we want to reinitialize this। so reinitialization करने के लिए कि भाई मेरे को सैलरी को बढ़ा देना है, reinitialization मतलब अपडेशन करनी है, तो what I will do, I will create a setter and getters। तो मुझे क्या बनाने पड़ेंगे उसके, setters and getters। तो मैं यहाँ लिखूंगा set और id, and then I will say integer underscore id, and then I will say this and id, समझ में आई बात आप सबको, अंडरस्कोर id, ठीक है ना। तो इससे क्या समझ में सीखने को मिलता है कि यहाँ पर एक सेट नाम का कीवर्ड है, क्लास का रंग देखो और सेट का रंग देखो, दोनों एक जैसे। तो सेट एक कीवर्ड है जिससे हम सेटर्स बनाते हैं, ताकि अगर हमें इस वैल्यू को आईडी की वैल्यू को बदलना है तो हम इसे बदल सकते हैं। यूजली जो आईडी होता है वो हम नहीं बदलते हैं, तो इसलिए हम जनरली नेम बदल देते हैं, तो सेट नेम कर देते हैं और स्ट्रिंग नेम कर देते हैं। देखो एक क्वेश्चन आया शिवानी का, शिवानी देखो पॉइंट ये समझना है, पहले नीड समझने की जरूरत है हमें। नीड में हमें बात समझनी है कि इसे बार बार मैं ठीक कर देता हूँ, फिर मैं आपके क्वेश्चन को टेक केयर करता हूँ। तो दिस इज दिस नेम। तो देखो शिवानी का समझना एक बात है कि अगर हम ये नहीं बनाते, इसे अगर मैं कट कर दूं, नहीं है हमारे पास ऐसी कुछ चीज, तो हमें पता है कि हम जब भी इनिशियलाइज करेंगे तो ऐसे इनिशियलाइज करेंगे कंस्ट्रक्टर के थ्रू। तो हमने इनिशियलाइज तो कर दिया कंस्ट्रक्टर के थ्रू, तो इससे क्या हुआ, राम की एक मेमोरी बन गई, उसमें उसका आईडी भी आ गया, उसका नेम भी आ गया, उसकी सैलरी भी आ गई। लेकिन राम की सैलरी बढ़ गई थोड़े टाइम बाद, तो हमें प्रोग्राम से उसकी सैलरी बढ़ानी भी पड़ेगी। अब मैं अगर उसकी सैलरी बढ़ाना चाहूँ तो मैं दोबारा से कंस्ट्रक्टर थोड़ी कॉल करूंगा, क्योंकि वो मेमोरी में तो आ चुका है राम, उसकी इनिशियल सैलरी थी, अब मेरे को उसकी सैलरी को इंक्रीमेंट करना है किसी कंडीशन के बेस पे। सपोज उसने कोई टास्क कंप्लीट किया तो उसके बेसिस में उसकी सैलरी बढ़ा रहा हूँ, उसको इंसेंटिव दे रहा हूँ या बोनस दे रहा हूँ। तो मैं सैलरी को बढ़ाऊं कैसे? प्रॉब्लम यह है कि मेरे पास जो सैलरी है वो तो प्राइवेट है, वो एक्सेस नहीं हो सकती, और वो एक्सेस सिर्फ कंस्ट्रक्टर के थ्रू होती है। कंस्ट्रक्टर सिर्फ एक बार कॉल होता है जब ऑब्जेक्ट बनता है, मेरा ऑब्जेक्ट तो बन चुका है, उसकी सैलरी आ चुकी है, अब उसी ऑब्जेक्ट की सैलरी बढ़ानी है। समझ में आई बात शिवानी? मैं उस ऑब्जेक्ट की सैलरी नहीं बढ़ा पा रहा हूं क्योंकि मेरे वेरिएबल्स प्राइवेट है, वो एक्सेसिबल नहीं है बाहर, और कंस्ट्रक्टर से बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है, वो दोबारा से एक नई मेमोरी बनाकर आ जाएगा। सो आई वांट टू अपडेट माय वेरिएबल्स, एंड इफ आई वांट टू अपडेट माय वेरिएबल, द सिंपल आंसर इज क्रिएट कर दो सेट, बिकॉज यू वांट टू सेट अ सैलरी। तो आप यहां जाकर सेट सैलरी बना दो, उसमें डबल अंडरस्कोर सैलरी डाल दिया, और यहां जाकर दिस डॉट सैलरी और सैलरी कर दिया। अब ये सेटर बन गया। अब इससे फायदा क्या हुआ, देखो मैं यहां जाऊंगा और यहां जाकर बुला लूंगा सेटर को, कैसे, राम डॉट सैलरी, नजर रखना राम डॉट सैलरी अंडरस्कोर सैलरी नहीं है, और यहां जाके बोलूंगा कि भाई इधर सैलरी बढ़ा दो इसकी, इधर इसकी सैलरी बढ़ा दो। तो अब इसकी सैलरी बढ़ गई है, तो थी 999, हमने इसकी कर दी 10,000 सपोज, ठीक है, या मान लो जी 20,000 कर डाली हमने इसकी सैलरी। अब अगर हम यहां जाते हैं और इसे रन कर देते तो आपके पास सैलरी आएगी बढ़ी हुई। समझ में आई आपको मेरी बात शिवानी की, कैसे हमने सेटर का फंडा यूज किया है? ठीक है जी, समझ में आई सबको बात? अब समझना, जरा ध्यान से समझना भाई। अमन का क्वेश्चन आया कि ये राम डॉट सैलरी जो कर रहे हो, ये इल्यूजन है। अमन, ये इल्यूजन है कि हम किसी वेरिएबल को एक्सेस कर रहे हैं, ये इल्यूजन है कि हम किसी वेरिएबल को एक्सेस कर रहे हैं, क्योंकि वेरिएबल तो अपने पास अंडरस्कोर सैलरी है, ठीक है, और जो सैलरी है वो एक फंक्शन की तरह, ध्यान से देखो, फंक्शन की तरह बनाना ब्रैकेट्स है, लेकिन वो हमारी लाइफ बड़ी आसान करना चाहते थे। कौन? डार्ट वाले। डार्ट वाले कहते हैं कि इसे ना बिल्कुल ऐसे एक्सेस करो जैसा डेवलपर चाहता है। डेवलपर्स को ये पसंद है ऐसे वैल्यू डालना, समझ रहे हो ना बात?
आईडी और आईडी की वैल्यू, नेम की वैल्यू, सीधा सीधा डाल दे वो वैल्यूज को। तो ऐसे डालना चाहता है वैल्यूज को। तो उसने बोला कि मैं इसको ऐसे ना देकर, ऐसे नहीं देकर, मैं उसे बिल्कुल उसी स्टाइल में दूंगा जैसे वो डालना चाहता है, लेकिन इंटरनली सेटर कॉल होगा। तो आपको समझना है इंटरनली ये कुछ ऐसा हो रहा है। तो इट्स लाइक अ प्रॉपर्टी एक्सेस, इसलिए हम एक वर्ड यूज करते हैं, इट इज लाइक अ प्रॉपर्टी एक्सेस। आई होप समझ में आई ये बात है। तो जैसे हम यहाँ 20,000 डाल रहे हैं तो इंटरनली कुछ ऐसा करके आ रहा है। क्लैरिटी है? तो इसने हमें दिया है, दैट्स व्हाई वी यूज अ वर्ड कॉल्ड प्रॉपर्टी एक्सेस। तो बहुत सारे प्रोग्रामिंग्स ने ऐसा किया कि भाई हम इसे प्रॉपर्टी की तरह बोलेंगे, तो दैट्स व्हाई इट्स अ प्रॉपर्टी। क्लियर है मेरी बात? तो हमने अपने डायरेक्ट वेरिएबल्स को बचा लिया है। नहीं है, अब देखो एहसान का क्वेश्चन है कि इससे सिक्योरिटी का इशू नहीं आएगा। सिक्योरिटी इंप्रूव हो चुकी है बहुत बहुत ज्यादा। देखो जरा, किसी बंदे ने माइनस कर दी सैलरी, ठीक है, खराब करने की कोशिश करी, मैं अभी पकड़ लूंगा उसे कैसे? मेरे पास आई सैलरी, मैं लगाऊंगा एफ और लगा दूंगा अंडरस्कोर सैलरी और चेक करूंगा सैलरी मस्ट बी ग्रेटर देन 0। अगर सैलरी मस्ट बी ग्रेटर देन 0 तो बहुत बढ़िया, तो कहूंगा ये लो जी सैलरी, ठीक है। नहीं तो एल्स, नहीं गलत सैलरी डालता है तो बोलूंगा प्रिंट, और यहां बोलूंगा इनवैलिड सैलरी, कांट अपडेट। पल्ले पड़ रही है सबको ये बात? देखो कैसे काम करता है, ठीक है। और यहां बोल देता हूं सिर्फ दिखाने के लिए, प्रिंट सैलरी इज अपडेटेड, ठीक है। अब देखो अमन और एहसान का दोनों का ऐसे क्वेश्चन था। अब देखें जरा, आउटकम से समझ आ जाएगी और मेरे हिसाब से बहुत बात समझ में आ गई होगी। साफ बोला उसे, इनवैलिड सैलरी कांट अपडेट, तो सैलरी कितनी रहेगी? जितनी थी। सबको डाइजेस्ट है मेरी बात? तो यही तो फायदा है इसका, क्योंकि ये एक फंक्शन की तरह है, ठीक है। क्लियर होगी बात? अब अमन बोल रहा है कि सैलरी तो पॉजिटिव भी गलत डाल सकते हो, रेंज डाल दो ना, कंडीशन लगा दो, यहां लिख दो एंड, सब प्रोग्रामिंग का तो खेल है, एंड सैलरी ग्रेटर देन, ऐसी होनी चाहिए, जैसे मैं यहां लिख देता हूँ ग्रेटर देन 2000 से होनी चाहिए एंड लेस देन 5000 होनी चाहिए, ऐसा कुछ व्हाटएवर जो आपको लगता हो, ठीक है। ये तो बिजनेस है ना, ये तो बिजनेस के ऊपर है। आपका जो सीनियर होगा जो बिजनेस के हिसाब से बताएगा, देखो भाई हमारे भाई इतनी से इतने सैलरी के बीच में होना चाहिए, ठीक है। ये सबको समझ में आ गई बात कि ये कैसे काम करता है, ठीक है ना? आई होप ये सबको क्लियर है, अमन को भी क्लियर है कि कैसे हम अचीव कर सकते हैं सारी चीजें। तो दैट्स व्हाई अपना सिक्योर है सिस्टम, बहुत बढ़िया चल रहा है सब सिस्टम। और हमने ऊप्स का, अगर मैं कुछ आप बातें और भी याद दिलाऊं, कि ऊप्स वाइज भी हमने बहुत बढ़िया काम कर दिया है। हम ऊप्स वाइज एक फीचर भी यूज करके बैठ गए। जैसे आपने सबको पूछा था ना प्रिंसिपल इन ऊप्स, तो मैं दो बातें लेके चल रहा हूँ। एसआरपी वहां पढ़ाए थे, ड्राइव वहां पढ़ाया था, किसमें? ओईडी के प्रिंसिपल थे, ध्यान देना ओईडी के प्रिंसिपल थे। यहाँ एक प्रिंसिपल शुरू होता है इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन का मतलब होता है बिल्कुल कैप्सूल की तरह होता है। जैसे आप डॉक्टर से कोई कैप्सूल लेते हो, उसमें विटामिन होते हैं, कैल्शियम होता है, ये सारी चीज उसके अंदर डाल रखा था, विटामिन ए बी सी कैल्शियम आयरन, ये सब एक कैप्सूल में डाल रखा है, और उस कैप्सूल को खाओ सारी चीजें मिल जाएंगी। सेम हमने भी इसी क्लास में ऐसा कर दिया है, इसके अंदर मेंबर्स भी डाल दिए, कंस्ट्रक्टर भी डाल दिए, सेटर्स भी डाल दिए, फंक्शंस भी डाल दिए। सो इट्स लाइक अ कैप्सूल, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड इनकैप्सुलेशन। तो क्या बन गया? इनकैप्सुलेशन बन गया। तो जैसे प्रथम ने बोला ना, रैपिंग अप ऑफ डेटा इनटू अ सिंगल यूनिट, ठीक है, बिल्कुल डेफिनेशन वाइज बिल्कुल ठीक है प्रथम। लेकिन साथ में मुझसे कोई पूछता है कि इनकैप्सुलेशन का रियल टाइम एग्जांपल बताओ, क्या क्लास ही तो है इनकैप्सुलेशन का रियल टाइम एग्जांपल, क्योंकि हमने सब कुछ उसके अंदर इनकैप्सुलेट कर दिया है। तो अपने मेंबर वेरिएबल्स, अपने कंस्ट्रक्टर, अपने सेटर्स, अपने फंक्शन सब इनकैप्सुलेट हो गए। आई होप सबको डाइजेस्ट हो रही बातें कि हो क्या रहा है इसके अंदर, ठीक है। तो इनकैप्सुलेशन का फंडा भी दिख गया हम लोगों को, और प्रैक्टिकल बात भी अपने पास है, कोई पूछ भी लेगी कहाँ है। फिर कभी कभार कुछ लोग आपसे ये पूछ सकते हैं गुड इनकैप्सुलेशन क्या होती है, यानी कि गुड इनकैप्सुलेशन क्या है? तो गुड इनकैप्सुलेशन मतलब होता है डेटा प्राइवेट। डेटा क्या प्राइवेट? तो डेटा हाइडिंग हो गई इससे, समझना, डेटा की हाइडिंग करती है। पढ़ते हैं ना हम कई बार, डेटा हाइडिंग कैसे होती है? डेटा को छुपा दिया तुम लोगों ने, और अपने फंक्शंस को क्या रखा? हमेशा पब्लिक। तो जब भी कोई हमारे वेरिएबल को एक्सेस करे तो फंक्शंस के थ्रू एक्सेस करे, यानी कि सेटर गेटर के थ्रू एक्सेस करे। तो सेटर तो तुम सबको समझ आ गया, वैल्यू को सेट करना, ठीक है ना? यहाँ तो बस समझ आ रही है आप लोगों को? हाँ, तो हम इसे थोड़ा सा, एब्स्ट्रक्शन एक बहुत बड़ा वर्ड है इसलिए मैं नहीं यूज करना चाहता अभी। एब्स्ट्रक्शन बहुत बहुत बड़ा वर्ड है ना? अभी हम पढ़ेंगे एब्स्ट्रक्शन जब हम पहुंचेंगे इंटरफेस के लेवल पे, तब समझ में आएगा तुम्हें असल में एब्स्ट्रक्शन का मतलब क्या है, ठीक है। तो एक लेवल की एब्स्ट्रक्शन है, लेकिन एब्स्ट्रक्शन टर्म ज्यादा बड़ी है इसलिए नहीं खींचना इस वर्ड को। डेटा डेटा हाइडिंग इज द बेस्ट वर्ड है, क्योंकि तुमने डेटा को छुपा दिया। क्योंकि जैसे तुम एब्स्ट्रक्शन वर्ड बोलोगे तो इंटर और भी जगहों पे घुसेगा एब्स्ट्रक्शन को लेके, ठीक है।
तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास के टाइम पे आएगा एब्स्ट्रैक्शन, और इंटरफेस के टाइम पे बहुत अच्छे से आएगा एब्स्ट्रैक्शन। अच्छा, ये हमें समझ में आ गया। अच्छा, अब एक और चीज समझते हैं। सपोज मेरे को कोई बोलता है कि जो तुम सैलरी बढ़ा रहे हो ना, यहाँ पर जैसे सैलरी बढ़ा रहे थे 20,000 कर रहे थे, तो मैं चाहता था पुरानी सैलरी उठाओ, उसमें 10,000 जोड़ दो, पुरानी सैलरी उठाओ उसमें 10,000 जोड़ दो। तो मैं अगर यहाँ लिखता हूँ राम डॉट सैलरी प्लस 10,000, तो ये एरर देता है, कहता है सैलरी एक्सेसिबल नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास सेटर है, उसका गेटर नहीं है। ध्यान देना, यहाँ लिखा है ऐसा, कहता है गेटर नहीं है तुम्हारे पास, तो तुम उसका गेटर भी बनाओ। तो गेटर का मतलब वैल्यू देना, सेटर का मतलब वैल्यू भरना, भेजना। तो गेट और सैलरी ऐसे हमने बनाया। और ये ध्यान रखना, गेटर बनाते वक्त ब्रैकेट नहीं आते, बस ऐसे लिखना होता है। और यहां लिख देते हैं रिटर्न, और यहां जाके मैंने स्पेसिफाई कर दिया अंडरस्कोर सैलरी, दैट्स इट। तो ये बन गया जी हमारे पास गेटर। तो ये सिंटैक्स है गेटर का, तो हमने सेटर भी बना दिया और इसका गेटर भी बना दिया। ठीक है, अब आ जाओ जी यहाँ पर, तो आपके पास सेटर भी और गेटर भी। अब आपने बुलाया राम डॉट सैलरी, तो आपके पास गेटर आ गया। अच्छा, यहां तक बात समझ आ गई। अब एक मानव क्वेश्चन है। अच्छा, मानव ने बोला है कि आपने तो ये बोला था कि प्राइवेट वेरिएबल को अदर क्लास भी यूज कर सकते हैं विद इन द फाइल। बिल्कुल सही। तो ये ज्यादा सेफ नहीं है भाई। डेवलपमेंट में क्या होता है मानव, मैं एक फाइल का ओनर हूं एज अ डेवलपर। डेवलपमेंट होती कैसे, पहले समझने की कोशिश करते हैं तो तुम्हें समझ में आ जाएगी बात क्या होता है, तुम्हें कॉन्फ्लिक्ट समझ में आ जाए। मैं यहां आता हूं। देखो, डेवलपमेंट में क्या होता था कि जो एक सॉफ्टवेयर होता है ना, वो इतना बड़ा होता है, समझ लो कि उसे अकेला बंदा कभी नहीं बना पाता। तो बहुत बड़ा ह्यूज सॉफ्टवेयर होता है। अगर वो ह्यूज सॉफ्टवेयर है तो हम उसको ना मॉड्यूल्स में ब्रेक कर देते हैं। ठीक है, मॉड्यूल को समझना हो ना, तुम लोगों को समझना है कि कार बन रही है, तो कोई कह रहा है मैं इसकी चेसी बनाऊंगा, कोई कहता है मैं इसका टायर्स बनाऊंगा, कहता है मैं इसका क्लच बनाऊंगा, कोई कहता है इंजन बनाऊंगा, कोई कहता है ब्रेक बनाऊंगा। ऐसे करके सब में डिवाइड हो गया। जैसे कार बन रही है तो सब में डिवाइड हो गए, मॉड्यूल्स डिवाइड हो गए। कार के मॉड्यूल्स है, इंजन मॉड्यूल है, ब्रेक मॉड्यूल है, बॉडी उसकी मॉड्यूल है, ऐसे करके मॉड्यूल डिवाइड हो गए। तो हम सबके पास, डेवलपर्स के पास, यानी कि टीम्स बनाई जाती है उस मॉड्यूल्स को टेक केयर करने के लिए। तो हमें टीम्स मिल जाती है और वो मॉड्यूल्स पे काम कर रही होती है। तो समझना मानो कि सपोज आप एक टीम ए में काम करते हो, मैं एक टीम बी में काम करता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास अपनी सेट ऑफ फाइल्स होंगी। तो जिस फाइल पे आप काम कर रहे हो, मान लो ए डॉट डाट पे काम कर रहे हो, मैं बी डॉट डाट पे काम कर रहा हूँ सपोज। बहुत सिंपल एग्जांपल है, मैं आपकी फाइलों को कभी नहीं छेड़ूंगा, कभी नहीं छेड़ूंगा। ठीक है, क्योंकि वो आपके मॉड्यूल से रिलेटेड फाइल है, मैं अपने हाथ नहीं जलाऊंगा आपके मॉड्यूल में डाल के। समझ रहे हो मेरी बात। ये भी ऐसा है कि इंजन बनाने का काम मेरा है, ब्रेक बनाने का काम आपका, और आप मेरे इंजन में कुछ गड़बड़ करने की कोशिश कर रहे हो, तो मैं कहूंगा भैया गड़बड़ इसीलिए करिए, ये जाने मेरे एक मॉड्यूल को कैसे छेड़ दिया। समझ रहे हो। तो हम जनरली क्या करते हैं, मॉड्यूल्स के बीच में टॉक कराने की कोशिश करते हैं कि भाई जिसने जो बनाया उसकी आपस में बात करा दो। तो नो वन इज इंटरेस्टेड टू के अंदर जाकर देखें। जैसे आप क्या इंटरेस्टेड हो प्रिंट फंक्शन को अंदर से देखने के लिए या छेड़ने के लिए, जो प्रिंट यहाँ पर प्रीडिफाइन मिलता है। या याद करना, कल डार्ट कन्वर्ट पढ़ा था हम लोगों ने, जो जेसन से कन्वर्ट करके ऑब्जेक्ट मैप लाके देता था। क्या आप इसमें इंटरेस्टेड हो? या हमने डार्ट आयो पढ़ा था, क्या आप इसमें इंटरेस्टेड हो इसे छेड़ने में? कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है, सिर्फ यूज करने में इंटरेस्टेड है, डॉक्यूमेंटेशन पढ़ने में इंटरेस्टेड है। यही होता है ना, क्योंकि आपके पास खुद अपना इतना ज्यादा काम होगा। तो इसलिए आप समझना, आपकी जो क्लासेस होंगी इसके अंदर, उससे कि आप ही ओनर हो, आप अपनी क्लासेस को गड़बड़ नहीं करोगे। तो इसलिए उसने स्कोप बिल्कुल सही बनाया कि भाई विद इन द फाइल स्कोप है, आउटसाइड फाइल तो दूसरा डेवलपर बैठा होगा, वो सिर्फ इसे टॉक करेगा, यानी कि कॉल लगाएगा। समझ में आई मानो बात। तो मुझे जो खतरा था वो किससे था, जो मेरे आउटसाइड डेवलपर उनसे, उससे मैंने सेव कर लिया अपने मॉड्यूल्स को। ठीक है जी। तो ये फंडामेंटल रूल है जो आप लोग देख रहे हो, जिससे हमें समझ में आ रही बात। आ जाते हैं जी वापस। तो आई होप यहां तक सबने कनेक्ट कर लिया बात। ठीक है, तो आ जाते हैं वापस। एहसान का क्वेश्चन, राम डॉट सैलरी गेट मेथड ले या सेट मेथड ले, ये कैसे डिसाइड करता है? अच्छा, ये देखो ना, यार अगर मैं इसमें कुछ असाइन कर रहा हूं, देखो ध्यान देना, इक्वल टू लगाता हूं। जब भी मैं इक्वल टू लगाता हूं, उसका मैं वैल्यू भर रहा हूं, सेट कर रहा हूं ना। समझ रहे हो बात। जब मैं उसके साथ इक्वल टू नहीं लगा रहा, तो उसे निकालने की कोशिश कर रहा हूं। इस बात को देखो दूसरे तरीके से समझाता हूं। डबल एक्स राम डॉट सैलरी, अब मुझे बताना क्या कर रहा हूं इस वक्त में। निकाल ही कर रहा हूं वैल्यू, राइट हैंड साइड में गई ना वैल्यू, तो निकल कर इसमें चली गई। लेकिन अब अगर मैं ये बोल रहा हूं राम डॉट सैलरी एक्स प्लस 10,000, तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां मैं सेट कर रहा हूं, यहां मैं गेट कर रहा हूं। ठीक है, बहुत सीधा है, समझ में आ गई बात है। इस तरीके से काम चल रहा है यहाँ पर।
समझ में आ गया सेट और गेट कैसे काम कर रहे हैं? तो इसके बेसिस हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। अच्छा, अब अमन का क्वेश्चन है आउटसाइड डेवलपर क्या गेट और सेट का यूज कर सकता है? कर ही तो रहा है, देखो ना, आउटसाइड ही तो मैं सेकंड डॉट डाट में बैठा हूं तो मैं यूज ही तो कर रहा हूँ क्योंकि पब्लिक है, तो मैं बाहर से उसे एक्सेस कर रहा हूँ, राम डॉट सैलरी को यूज करके भर रहा हूँ, तो इसका मतलब मैं बाहर से कहीं पे एक्सेस कर रहा हूँ। आप देखो ना, मैं इंपोर्ट करके बैठा हूँ इसे, तो मैं आउटसाइड डेवलपर हुआ ना उसके लिए, और मैं बाहर से उसे एक्सेस कर पा रहा हूँ क्योंकि वो पब्लिक है, वेरिएबल एक्सेस नहीं कर पाऊंगा उसके, तो हमेशा सेटर गेटर के थ्रू जाऊंगा और सेटर गेटर में प्रिवेंशन लिख के बैठाऊंगा इफ एल्स जैसी कि भाई मेरे डेटा को करप्ट मत कर देना। देखो ना, जब मैं बिहाइंड द सीन की बात करूं तो वो क्या कर रहा है, ये मैंने भी बताई है, देखो बात ध्यान से देखो, जब मैं लिखा राम डॉट सैलरी तो उसके आगे इक्वलिटी ऑपरेटर नहीं है, तो वो क्या समझता है, वो समझता है इस तरीके से राम डॉट सैलरी, ऐसा समझ लो, मोटा मोटा समझ लो, ऐसा हो रहा है बिहाइंड द सीन। तो गेट सैलरी कॉल हो जाता है और वो कॉल होता है तो रिटर्न करके इसके अंदर वैल्यू डाल देता है, ये कर रहा है। तो अगर तुम बहुत ध्यान से देखोगे तो तुम्हें दिखेगा भी कि यहाँ तो सिर्फ रिटर्न ही कर रहा हूँ, तो बिहाइंड द सीन कुछ ऐसा करने की कोशिश कर रहा है। और जब तुम वैल्यू इक्वल टू कर रहे हो तो वो कह रहा है कि मैं जाकर ऐसा करके आ जाऊंगा और इसमें जो भी तुम सैलरी पास करोगे, समझ आ रही बात? तो बिहाइंड द सीन ये वाला काम करने की कोशिश कर रहा है। इसलिए जब सेटर होते हैं तो वो वॉइड होते हैं, रिटर्न नहीं करते, और गेटर वॉइड नहीं होते, वो तुम्हें गेट करके देते हैं वैल्यूज। डाइजेस्ट है बस सबको? देखो भाई, कोई और डाउट? यहां तक क्लियर है सबको? अच्छा, तो हम लोगों ने अभी सेटर का फंडा भी समझ लिया, गेटर का फंडा भी समझ लिया, तो प्रैक्टिकली हमें बात समझ आनी चाहिए कि बहुत सारे सेटर गेटर्स हमें बनाने होंगे यहाँ पर, ठीक है? तो अब अगर हम यहां से पहुंच जाते हैं, देख लेता हूं मेरे पास ऐसा ऑप्शन है, नहीं है ये वाला, तो ऑर्गेनाइज इंपोर्ट है मेरे पास का, क्योंकि जब हम एंड्रॉइड स्टूडियो में जाएंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा जनरेट सेटर एंड गेटर, तो मैं यहाँ पर जनरेट भी कर सकता हूँ, यानी कि जो मैं बना रहा हूँ यहाँ पर लिख रहा हूँ मैनुअली, क्योंकि वीएस कोड बैठा हूँ उसमें एक्सटेंशन डालनी पड़ेगी, तो मैं यहां जाकर सेट बना लेता हूं नेम का भी और स्ट्रिंग नेम, तो मेरे को सबके बनाने पड़ेंगे, और दिस डॉट अंडरस्कोर नेम, और नेम लिख सकता हूं, अंडरस्कोर नेम वाला भी डिफाइन कर सकता हूं, और गेट नेम और रिटर्न अंडरस्कोर नेम, ठीक है ना? तो ये सब फ्लेक्सिबिलिटी जो हम कर सकते हैं। आईडी सेट नहीं होगा, क्योंकि एक बार जो आईडी असाइन हो जाता है वही रहता है आपका एम्प्लॉय आईडी, तो उसका सिर्फ क्या होना चाहिए, गेट आईडी होना जरूरी है बस आपके पास। समझ आ रही है सबको? तो जिस वैल्यू को आपको लगता है कि चेंज नहीं होती, ऑल्टर नहीं होती, जैसे नेम बदलता है भाई, लोग नाम बदल लेते हैं, अपना अखबार में डाल देते हैं ना, मेरा नाम बदल गया जी, ठीक है, तो इसलिए मैंने लिख लिया, उसकी पॉसिबिलिटी है, लेकिन आईडी की पॉसिबिलिटी नहीं है। जैसे आधार कार्ड मिल गया तो मिल गया, वो बदलेगा नहीं आपका, ठीक है? लाइसेंस नंबर मिल गया तो बदलेगा नहीं, तो आईडी सेम है, रोल नंबर मिल गया बदलेगा नहीं, तो इट्स लाइक दिस। हाँ जी, समझ में आ गया सबको मेरी बात? ये समझ आ गया सेटर गेटर का फंडा, क्लास बनाने का फंडा, ये हमें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाने चाहिए सारे रूल्स। देखो इसमें कोई डाउट है तो पूछो, क्योंकि हम इससे आगे बढ़ेंगे, तो हमने बहुत सारी चीजें समझ ली है इसके साथ साथ, ठीक है? अब हम बात करने वाले हैं कुछ बेसिक, तो मैंने आप सबको बता दिया, अब इसके ऊपर जो नेक्स्ट हमें जाना है, नेक्स्ट लेवल जाना है, लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन आज का जो हमें करना चाहिए, ठीक है? तो एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को आज बता रहा हूं ताकि पहले आप उसे अटेम्प्ट करो, फिर हमें एक लेवल और जाना है थोड़ा सा, क्योंकि अभी इनहेरिटेंस समझना जरूरी है, पॉलीमॉर्फिज्म समझना जरूरी है, सॉलिड के रूल समझना जरूरी है, हमें एक लेवल और आगे जाना है, लेकिन उससे पहले जो अभी तक पढ़ा है उसके ऊपर एक क्वेश्चन, ठीक है? मैं यहाँ लिख रहा हूँ, बहुत दिमाग से करना है क्वेश्चन, क्लीन कोड की पे ध्यान देना है। मैं चाहता ही हूँ, रूल बता रहा हूँ, SRP फॉलो होना चाहिए, ड्राई फॉलो होना चाहिए, गुड इनकैप्सुलेशन लगा होना चाहिए, डेटा हाइडिंग लगा होना चाहिए, ये सब बेंचमार्क आपके कोड में होने चाहिए, नाउन का फंडा होना चाहिए, ठीक है? ये ध्यान देना आप लोग। वर्ब का फंडा भी होना चाहिए, फंक्शंस जो होते हैं वो वर्ब होते हैं, तो वर्ब का फंडा भी हमारे पास होना चाहिए, ठीक है? प्रोनाउन का फंडा भी हमारे पास होना चाहिए, ये सब मैं चाहता हूँ ये हो आपके कोड, ठीक है? बहुत मीनिंगफुल कोड हो। अब मैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट बता रहा हूँ। प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, हमें जनरेट करनी है एक सैलरी स्लिप, तो सैलरी स्लिप जनरेट करने का कोड बनाना है, ठीक है? सैलरी स्लिप जब जनरेट करनी है तो हमें एक एम्प्लॉय की डिटेल लेनी है, तो मैं चाहता हूँ आप यूजर से इनपुट लो, सिखा रखा है आप लोगों को इनपुट लेना, तो STD इन STD आउट ये सब हम लोगों ने सीखा था, तो आप उसका आईडी पूछो, उस बंदे का नेम पूछो, नेम कैसे पूछोगे, फर्स्ट नेम पूछ लो और लास्ट नेम पूछ लो उसका, ठीक है?
और उसे कॉन्कैट करके मेरे को दिखाओ, ठीक है, कॉन्कैट करके दिखाओ, और वो हमेशा मुझे प्रॉपर केस में दिखाना है, यानी कि पहला लेटर कैपिटल हो, ठीक है। तो प्रॉपर केस में उसे लिखना है, पहला लेटर कैपिटल हो, बाकी सब स्मॉल हो उसके। तो अगर अमित आया तो ऐसा है अमित, अमित यानी कि इनपुट कुछ और होगा लेकिन दिखेगा ऐसे अमित, फिर ऐसे, ठीक है, इस केस में दिखना चाहिए। और कॉन्केट हो गया क्योंकि लूंगा अलग अलग, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, और फिर मैं लूंगा उससे सैलरी। सैलरी जो मैं लेना चाहता हूँ वो लेना चाहता हूँ बेसिक सैलरी, ठीक है, ये हम बेसिक सैलरी उससे ले लेंगे। अब जो आपने बेसिक सैलरी उससे इनपुट ले ली है, अब मैं चाहता हूं कि आप उसमें कुछ कंप्यूटेशन करो। तो मुझे प्रिंट करके दिखाना है आपको एचआरए। एचआरए होता है ह्यूमन रिसोर्स, सॉरी हाउस रेंट अलाउंस, ह्यूमन रिसोर्स बोल रहा हूं, हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस 30% है आपकी बेसिक सैलरी का, ठीक है, ये आपको कंप्यूट करके देना है। डी रेंट अलाउंस होता है, तो ये हम मान लेते हैं 10% ऑफ बेसिक सैलरी। फिर आपके पास टी है, ट्रेवलिंग अलाउंस, जो 20% ऑफ बेसिक सैलरी है। इससे आपको ये भी समझ आएगा जिस दिन आपकी जॉब लगेगी तो आपको सैलरी कितनी मिलने वाली है, ठीक है। तो यही कंप्यूटेशन होती है सैलरी के लिए। तो एचआरए, डीए, टीए, फिर प्रोविडेंट फंड, पीएफ। तो जो पीएफ होता है वो आपकी सैलरी में से सपोज 10% कट रहा है, 10% ऑफ बेसिक सैलरी आपके पास आ रहा है। वो कैसे आता है? वो कुछ ऐसे आता है कि आपकी सैलरी में से 5% कटता है, और उतना ही 5%, तो आपकी सैलरी में से कटता है, ध्यान देना, 5% एम्प्लॉयर अपनी जेब से डालता है। तो आपकी सैलरी से सिर्फ 5% ही कट रहा है, तो इनडायरेक्टली आपके पास तो कितना आ रहा है? 10% ही आ रहा है। क्लियर हुई बात? टोटल, तो टोटल आपके पास 10% ही आ रहा है, ठीक है। अब आपको क्या कंप्यूट करके दिखाना है? आपको कंप्यूट करके दिखाना है ग्रॉस सैलरी, जीएस। तो ग्रॉस सैलरी होगा बेसिक सैलरी प्लस एचआरए प्लस डीए प्लस टीए माइनस पीएफ। कौन सा वाला पीएफ माइनस? 5% वाला सैलरी, ठीक है। तो ये आपका निकल कर आया ग्रॉस सैलरी। फिर आपको निकालनी है इसकी नेट सैलरी। नेट सैलरी होगी ग्रॉस सैलरी माइनस टैक्सेशन। टैक्सेशन क्या होगा? टैक्सेशन होगा कि अगर आपकी सैलरी 5 लाख से अबव है सपोज, तो आपको 10% ऑफ टैक्स देना पड़ेगा। तो हम ऐसा ले लेते हैं, 4 लाख से 5 लाख के बीच में है तो 10% टैक्स देना पड़ेगा। और अगर आपकी सैलरी 5 लाख से अबव है लेकिन लेस देन है 9 लाख से, तो लेस देन है 9 लाख से, तो आपको 20% ऑफ टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आपकी सैलरी ग्रेटर है 9 लाख से, तो आपको 30% ऑफ टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको क्या प्रिंट करके देना है मेरे को? नेट सैलरी कितनी है, टैक्सेशन कितना है, ग्रॉस सैलरी कितनी है, बेस सैलरी, एचआरडी। तो पूरी एक सैलरी स्लिप प्रिंट करनी है, और सैलरी स्लिप नेट पे जाके सर्च कर लो। तो यहां सर्च कर लो सैलरी स्लिप, ठीक है। तो आपको ना सैलरी स्लिप की इमेजेस दिख जाएंगी, बिल्कुल इसी स्टाइल में प्रिंट करने की कोशिश करनी है। तो दिख रही है हमें? तो ऐसे दिखाना है हाउस रेंट अलाउंस कितना जा रहा है, सैलरी कितनी जा रही है, तो ऐसे हमें बनाना है और इसे फॉर्मेट करके देना है। तो ये हम लोगों को एक क्वेश्चन कंप्लीट करना है। ये इसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस मैंने आपको समझा दिए, मैं कॉपी कर रहा हूँ और ये मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। ये आपको करना है, ठीक है। इसको हम जब ये जो आज हम कर रहे हैं सब कोडिंग से हो रहा है, फिर हम जैसे हम इसी कोड को, यही सैलरी स्लिप निकालने को हम ऐप में कन्वर्ट कर देंगे, समझ रहे हो? ऐप में कन्वर्ट कर देंगे तो समझ में आ जाएगा। तो पीछे का कोड हम लोगों ने लिख रखा होगा, सिर्फ डिजाइनिंग पे ध्यान दे रहे हो ऐप में। तो अभी यहाँ जाते हैं हम गिटहब पे, यहाँ मैं डाल रहा हूँ इस कोड को। कोई डाउट है इस क्वेश्चन में पूछ लो। और कल भी मैंने आप लोगों को क्वेश्चंस दिए हैं, तो मैं मान के चलूंगा कि आप लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे बाय मंडे तक। ऐसा का क्वेश्चन है 10% ऑफ द सैलरी, 5% ऑफ द सैलरी। पीएफ है यार 5% सैलरी का, समझ रहे हो? पीएफ होता है भाई प्रोविडेंट फंड, 5% आपकी सैलरी में से काट लेता है एम्प्लॉयर। वो कहता है कि पता चले तुम्हारी सैलरी आ रही है 1 लाख रुपए, लेकिन तुम खर्चते बहुत हो, तो तुम्हारे बुढ़ापे में क्या होगा तुम्हारे साथ? तो इसलिए 5% काट लेता है। कहता है जिस दिन तुम रिटायर होगे ना उस दिन तुम्हें मिल जाएगा। सबको पता होगा प्रोविडेंट फंड के बारे में। तो एम्प्लॉयर कहता है मैं भी तुम्हारी जेब में 5% और डाल देता हूँ, तो 5% तुम्हारी सैलरी में से कटेगा, लेकिन 5% मैं डालूंगा एज अ कंपनी। तो तुम्हें जो मिलेगा वो तो मिलेगा 10% एट द एंड, लेकिन तुम्हारी सैलरी में सिर्फ 5% ही डिडक्ट होगा। तो ये सब रूल्स एंड रेगुलेशंस मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब मैं इसको अपलोड कर देता हूँ इस क्वेश्चन को। तो पहले तो मैं
ये वाला कोड अपलोड कर देता हूँ। मीनवाइल जो भी डाउट है पूछना शुरू कर दो। अगर कोई क्वेश्चन में डाउट है या कोई बात नहीं समझ है, सेटर गेटर सब कुछ लगे होने चाहिए बहुत बढ़िया तरीके से, नेम्ड कंस्ट्रक्टर, ऑप्शन कंस्ट्रक्टर सब कुछ लगे होने चाहिए। इतने अच्छे शोकेस करना कोड की कोड इंग्लिश जैसा हो, पढ़ने में बहुत समझ आए सब कुछ। ठीक है, एक बार मैं पहले कोड अपलोड करता हूँ, फिर क्वेश्चंस ले रहा हूँ मैं आप लोगों के। ठीक है जी, यहाँ डाल देते हैं हम क्वेश्चन भी आपका। ये डाल दिया मैंने क्वेश्चन आप लोगों का। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन है प्रथम का और एहसान का क्वेश्चन पहले ले लेता हूँ क्योंकि उसको बहुत छोटा सा है। प्रॉपर केस के लिए मेथड है, प्रॉपर केस के लिए स्ट्रिंग में जाओ, उसमें कुछ कलेक्शन ऑफ मेथड उन्हें मिलाओ, तो वो वाला मेथड बनाओ। समझ रहे हो बात? तो स्ट्रिंग में बहुत सारे मेथड पड़े थे, वो देखने आपको कि कौन सा फिट होता है यहाँ पर। अब आए थे हम एक बार क्वेश्चन पे प्रथम के, उसे क्वेश्चन नंबर 2 गेट नहीं हुआ है। ठीक है जी, समझ नहीं आया क्वेश्चन नंबर 2, ये वाला शैगी वाला, ये किसने किया भाई? ये बड़ा आसान ही क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या बोला जा रहा है, इसमें बोला जा रहा है कि हमें ना, अगर हम ध्यान दें तो हमें इनपुट मिला है शायद एक ट्रू फॉल्स ट्रू, तो 1 7 6 4, ये ना इकट्ठे इनपुट है, ब्रेक हो गए। तो आई थिंक कुछ ऐसा है यार, ये कह रहा है कि ना, हाँ जैसे एहसान ने बता भी दिया कि ऐसे ही चल रहा है, पावर का क्वेश्चन है एक तरीके का है। तो अगर हम ये बात समझे तो इसमें कुछ ऐसा हो रहा है कि जो हमारे पास इनपुट गिवन है यहाँ पर, वो कुछ ऐसे गिवन है कि अगर अपने पास कोई इनपुट आता है तो फ्रॉग फ्रॉग कुछ ऐसा बोल रहा है कि ना जब भी वो जंप करता है ना, तो जितनी यूनिट वो जंप करता है ना, उसका हमेशा उतने डबल यूनिट पे जंप कर लेता है। तो इसका मतलब अगर वो जंप शुरू करता है 1 से, तो 1 में 1 इंक्रीमेंट करके वो 2 पे पहुंच सकता है। 2 में इंक्रीमेंट करके वो उतना जितनी यूनिट जंप करके आया उतनी यूनिट फिर जंप करके 4 पे आ सकता है, फिर उतनी यूनिट 8 पे जंप कर सकता है, फिर उतनी यूनिट 16 पे आ सकता है, उतनी यूनिट 32 पे आ सकता है, फिर 64 जा सकता है। उसका मतलब कोई भी नंबर हमारा अगर इस रेंज में आता है तो हमें ट्रू फैक्ट, ठीक है, अगर कोई भी नंबर सर हमारा उस कैन आई स्पीक? हाँ जी सर इस पे इनपुट थोड़ा कंफ्यूजिंग था मुझे, तो मैंने वो सर्च किया था ऐसा क्वेश्चन, तो वो C++ ये क्वेश्चन में नेट पे था, तो उससे मैंने ये तो मैंने नेट उसके पे अवेलेबल है। हाँ, तो इसमें ऐसा हुआ हुआ है कि जो शुरू में 3 लिखा है ना, वो एक्चुअली नंबर ऑफ टेस्ट इनपुट्स केसेस का नंबर ऑफ टेस्ट केसेस है, और आगे 1 7 और 64 ऐसे 3 सेपरेट हैं, ये टेस्ट केसेस है। तो पहले नंबर ऑफ टेस्ट केसेस दिया, फिर 3 बार इनपुट लिया होगा, 1 7 और 64 अलग अलग, और उसके बाद 1 के लिए ट्रू आया, 7 के लिए फॉल्स आया, और 64 के लिए ट्रू आया। बिल्कुल। तो ये हमेशा याद रखना है कि जब भी इनपुट्स देते हैं ना, जब इंट्रोस देंगे वो हमेशा ना ऐसा नहीं देंगे इनपुट, इसलिए मैंने भी जानबूझ के ऐसे रखा होता। ठीक है, तो यहाँ जो 3 है वो नंबर ऑफ इनपुट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, या नंबर ऑफ टेस्ट केसेस भी बोल सकते हैं आप उसे। और 1 पहला इनपुट गया तो इसलिए वो ट्रू आ गया, 7 दूसरा इनपुट गया जो इस रेंज में आता ही नहीं था तो इसलिए फॉल्स आ गया, 64 इस रेंज में आता है तो ट्रू आ गया। ठीक है जी, तो ये कहानी है, इसके पीछे बहुत बड़ा ये कंफ्यूज करने का तरीका है, इसलिए आप समझना क्वेश्चन ऐसे आएंगे। है वो सिंपल पावर का प्रॉब्लम, लेकिन उसे किस तरीके से रखा गया है ये इंपॉर्टेंट है। ये ऐसा इसलिए करते हैं इंटरव्यूअर्स, आप सोच रहे हो कि सीधे सीधे पूछो ना पावर, क्यों नहीं पूछते? वो इसलिए करते हैं क्योंकि जब आप रियल टाइम में काम करोगे तो कस्टमर जो होगा ना वो बिजनेसमैन होगा, और बिजनेसमैन टेक्निकल नहीं होता, बीटेक करके नहीं बैठा हुआ, एमसीए करके नहीं बैठा हुआ, आपको सीधे नहीं बताएगा कि यार एक काम करना तू ये वाली लाइब्रेरी यूज करके ये वाला यूज करके कोड कर दी, उसे क्या पता। तो वो इंग्लिश में बता रहा हूँ आपको सारी बातें, आपको एक्सट्रैक्ट करना होगा कोड वाइज क्या हो रहा है इसके अंदर। दैट्स व्हाई द प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज लाइक दिस। हाँ जी, समझ में आ रही बात सबको? ठीक है जी, तो गाइस आई एम गोइंग टू वाइंड अप द सेशन नाउ, क्योंकि हम लोगों ने आज का कर लिया, कोड मैंने यहाँ डाल दिया है।
अगली क्लास में हम कुछ चीजें बची हैं कूप्स के अंदर, उसे खत्म करके फ्लटर पे आ जाएंगे। फ्लटर इंस्टॉलेशन की वीडियो ब्रेन मेंटर्स के चैनल पे पड़ी है, उसे जरूर यूज करो, इंस्टॉल करके पहले से रखो, ठीक है। जो भी इश्यूज आते हैं ड्यूरिंग द इंस्टॉलेशन, राम सर हैं ग्रुप पे, उन्हें यूज करो, ठीक है। चलो जी, तो आई एम गोइंग टू वाइंड अप द सेशन एंड विल मीट इन अ नेक्स्ट क्लास। थैंक यू गाइस।